बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। होपफुली सब साथ खैरियत से होंगे और हमारा शो जल्दी से आपने ट्यून इन कर लिया होगा, बहुत जल्दी से। और आप जितनी बेचैनी से इंतजार कर रहे होते हैं उसका हमें अंदाजा होता है। यकीनन सड़कों पे ट्रैफिक तो रवा दवा होगी, घरों में जी टीवी देखना नहीं, वो मोबाइल फोन में भी देख रहे होंगे ना लाइव। गाड़ी रोक के सड़क पे गाड़ी रोक के लेफ्ट साइड पे और फिर मोबाइल देख रहे होंगे। लेकिन अपने फोन का ख्याल रखना है बस आप। अगर आप कराची में रहते हैं तो आपको अपने मोबाइल का ख्याल रखना है। हमसे आपकी मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन बस अच्छा थोड़ा सा जस्ट एक फ्लीटिंग रिमार्क्स में देना चाहती हूँ, वो ये कि जी ट्रम्प साहब जो हैं उन्होंने अपनी बाकायदा जो एडमिनिस्ट्रेशन में काबीना में जो लोग होंगे उनकी नाम अनाउंस करने शुरू कर दिए हैं। साथ ही वो जो आते ही दावा कर रहे थे ना कि वो रशिया वॉर यूं ख़त्म कर देंगे, तो हमने कुछ एस्केलेशन वाली सूरत हाल देखी जब बाकायदा तौर पे साउथ नॉर्थ कोरिया ने रशिया के साथ ट्रूप्स भेजे हैं मजीद, और ये बातें एक महीने पहले से हो रही थी मगर इसका डिनायल आ रहा था। और आप देखें सदफ, उनके साथ उनका आपस में अकॉर्ड एक तरह का नेटो तर्ज का हो गया है कि पहले से नेटो ममालिक एक दूसरे की मदद को जाते थे। ये पहली बार हुआ है कि इस अकॉर्ड की वजह से नॉर्थ कोरिया ने अपने सोल्जर्स वहां पर भेजे। नेटो के लिए क्या स्टांस रखते हैं डोनाल्ड ट्रंप के, वो आकर नेटो की फंडिंग बंद कर देंगे। मतलब वो कहते हैं यूजलेस है। अब नेटो था ही इसलिए कि वो यूरोपियन कंट्रीज को बचा सके रशिया के इन्वेजन से या रशिया के असॉल्ट से। हाँ जी। सो ये बड़ा इसका कॉन्टेक्स्ट तो यूक्रेन बेचारा तो खामखा में पिस रहा है इस चक्कर में। तो ये अब दूसरी चीज ये, ट्रंप की कैबिनेट में कोई पुराने लोग तो नहीं है ना, बस ये बता के फिर हम चलते हैं पाकिस्तान। ट्रम्प की काबीना में पता नहीं कौन कौन से लोग आएंगे, लेकिन जो पुराने नहीं होंगे। बॉर्डर्स आर जो उन्होंने रखा है उनका स्टांस बड़ा क्लियर है। वो इंडिविजुअल को डिपोर्ट करने की बात नहीं करते। वो कहते हैं जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो पूरी फैमिली डिपोर्ट करेंगे। तो इसमें अमेरिका में काफी कंसर्न पाया जाता है। चलें जी, अब वतन अजीज की सूरत हाल पे बात कर लेते हैं। ओवरऑल जो हम बात करते हैं, हम आते साथ सबसे पहले जो बात करते हैं, अच्छा अशफाक इसाक सत्ती, सदफ अब्दुल जब्बार, तो बात करते हैं माहौल की। क्योंकि बात यह है कि आप बरसात से बच सकते हैं, गर्मी से बच सकते हैं, घर में एसी चला सकते हैं, लेकिन सांस लिए बगैर आप नहीं रह सकते। और सांस लेने के लिए आपको ऑक्सीजन की, हवा की, इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। और इसके साथ साथ अगर आज का मैं एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर पूरे पाकिस्तान का बताऊं तो लाहौर इज़ एज यूजुअल ऑन द टॉप। इसके साथ साथ मुल्तान दूसरे नंबर पर है सदफ अब्दुल जब्बार, और रावलपिंडी तीसरे नंबर पर है। पाकिस्तान की अगर ये कंट्री उनकी बात करूं मैं शहरों की, तो दुनिया भर में इस वक्त जो लीड कर रहा है वो है दिल्ली, इंडिया। आज बाजी ली है दिल्ली ने, और वहां पर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स इस वक्त है दैट इज 558, लाहौर इज सेकंड विद 447। और इसके बाद फिर जी आप देखिए कि अच्छा वैसे इसके अंदर पाकिस्तान के बाकी शहरों का भी नाम होना चाहिए था, क्योंकि तीसरे नंबर पर तो मुल्तान भी हो सकता था, लेकिन शायद इनको अपने आप को अपडेट करना होगा। आई थिंक उन्होंने कंट्री वाइज जो मेजर सिटीज़ हैं उनको दे दिया। एक चीज़ ये कि फॉग की जब हम बात करते हैं, धुंध, तो धुंध जो है जी वो कुदरती एक फिनोमिनन है। लेकिन जब हम स्मॉग की बात करते हैं तो स्मॉग जो है वो जो आपकी गाड़ियों से, आपकी फैक्ट्री से निकलता हुआ धुआं है, जब वो ट्रैप हो जाता है हवा में या मॉइस्चर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें ट्रैप हो जाता है, और उन शहरों में जहाँ फॉग ज्यादा होती है वहां पर स्मॉग भी ज्यादा हो जाती है। और उसकी वजह से ये होता है कि फिर वो जब ट्रैप रहता है तो फिर वो आपके सांस लेने में मुश्किलात का सबब बनता है। और जाहिर है कि उसके अंदर PM2 पार्टिकल्स और PM10 पार्टिकल्स ऐसे हैं, वजूहात के जरा उस पर रोशनी डाल देते हैं। और दूसरी एक और चीज भी है, ये कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें चिमनियों से जो धुआं निकल रहा है, ईंटों के भट्टे हैं, फैक्ट्रियां हैं जिनमें से निकल रहा है, फिर उसके साथ साथ राख, फसलें जलाने की वजह से ये जो आप देख रहे हैं माहौल पूरा प्लस लकड़ी, कोयला, ये आजकल जलाया जाता है। चाइना में तो यही चक्कर था ना, चाइना में नहीं, जहाँ पे उन्होंने अपना जो कहते हैं ना कम ऐसे ही किया। लेकिन आपको ये मंजर हम इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए ये धुआं देख रहे हैं, ये जो धुआं है ये देखने में हमें इतना बुरा लग रहा है, ये कुदरती नहीं है, ये मैन मेड है। इसकी वजह से जो है हमने जो कहते हैं ना अपने माहौल के साथ खराबी की है, और आज उसकी वजह से देख रहे हैं हमारे प्यारा शहर लाहौर किस तरह मुतासर हो रहा है। और एक चीज ये है कि ये बेसिकली स्मॉग क्यों है, पहले फॉग हुआ करती थी, लेकिन ये स्मॉग कहाँ से आई? तो ये दो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं, एक स्मोक और दूसरा फॉग। तो इन दोनों को मिला के उन्होंने इसको नाम दिया स्मॉग का, क्योंकि इसके अंदर धुआं भी है जो ट्रैप्ड है, जिस तरह से सदफ बता रही थी, और फॉग तो अपनी जगह मौजूद होती है। जहाँ पे लो विंड होती है ना, जैसे अब कराची शहर है, हम अक्सर और बेशतर अशफाक हम ये बात करते हैं कि देखें जी कराची में जितनी गाड़ियाँ हैं, जितना यहाँ पे पोल्यूशन है, यहाँ का जो नंबर आना चाहिए AQI का वो ज़्यादा आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। कराची में हवा चलती है, हवा और ट्रैप नहीं रहती, वो ट्रैप नहीं रहता, यहाँ पे फॉग नहीं होती। तो इस वजह से कराची शहर जो है उसकी हवा में हमें वो आलूदगी नजर नहीं आ रही जो हमें लाहौर में नजर आ रही है। चलें जी, हमारा माहौल यहाँ का तो बड़ा आलूदा हो गया था।
अब उस आलूदगी का हमने खात्मा किया, क्योंकि हमें भी सांस लेना है थोड़ा ठीक से। पंजाब में सूरत हाल ऐसी नहीं है। पंजाब में ये जो हम बात करते हैं सदफ, एक तो चीज़ ये है कि सर्दी आने के अय्याम, सर्दी जाने के अय्याम, बारिश होने का वक्त और तरीक़ेकार, ये सब में चेंजेस आ रही हैं। और मुझे ये लगता है कि आगे चल के हमें अपनी फसलों को उगाने का वक्त भी चेंज करना होगा, क्योंकि दुनिया भर में ये जो क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं ना, आज से कुछ अर्सा पहले तो पीपल यूज्ड टू से कि इससे क्या होता है जी, इससे बहुत कुछ होता है भाई, एवरीथिंग इज चेंजिंग, और हम खाम में मुतासिर हो रहे हैं। सोचें कि लाहौर में सिर्फ लोगों को बीमारियां नहीं हो रही। मैं कल एक एक्सपर्ट को सुन रही थी, जो स्ट्रोक हैं, हार्ट स्ट्रोक हैं, उसमें इजाफा हुआ है। साथ ही बताया जा रहा है जी, एक तो वहाँ पे विजिबिलिटी नहीं है, तो हर तरह एक तरह से निज़ाम ज़िंदगी जो है बिल्कुल ट्रैप होकर रह गया, दरहम बरहम होकर रह गया, और इसका कोई टेम्परेरी सोल्यूशन नहीं है, इसका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। अपनी जगह डिप्रेशन यानी कि एक ऐसी चीज़ है, आप अपना घर बार नहीं छोड़ सकते, नौकरी नहीं छोड़ सकते, बच्चों को घर में बिठा लेंगे, घर में भी सांस कैसे लेंगे, एयर प्योरीफायर्स हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, कुछ लोग पौधे ला के रख रहे हैं, कैसे मैनेज करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। तो अब जनाब ये एक बड़े चैलेंजेस में से है माहौलियाती तब्दीली, और साथ ही साथ मौसमियाती तब्दीलियों से बर वक्त ना निपटा गया तो इसकी कीमत पूरी इंसानियत को अदा करनी होगी। तरक्की याफ्ता मुल्क बेहतर तरीके से मैनेज कर लेंगे, क्योंकि उनकी कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है और वहाँ पर सहूलियात ज़्यादा हैं। तरक्की पजीर मुल्क जो हैं वो हमारे जैसे, पाकिस्तान जैसे, वो सफ़र करेंगे। और फिर COP29 के मौके पर पाकिस्तान की मेज़बानी में बाकू में क्लाइमेट फाइनेंस गोल मेज कॉन्फ्रेंस में इस मसले को उजागर किया गया। तो इस पर एक रिपोर्ट देखते हैं जी। जो COP29 है, इसमें सारी चीज़ें डिस्कस हुई हैं, होपफुली प्रैक्टिकली भी इस पर कुछ हो सके। लाहौर चलते हैं और हम बात करेंगे, हमारी नुमाइंदा सिद्रा गयास हमारे साथ हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली जो कुछ वहाँ पर स्टेप्स लिए गए थे, क्या उसके कुछ असरात नज़र आ रहे हैं, इस हवाले से ज़रा बात करते हैं। सिद्रा बताइएगा, हम ये सुन रहे थे कि जी 17 नवंबर तक स्कूल बंद हैं और कॉलेजेस भी साथ में बंद कर दिए गए, फिर ये हुआ कि एकेडमीज़, जो ट्यूशन सेंटर हैं वो भी बंद होंगे, और दीगर जो पाबंदियां हैं वो लगाई गई। कुछ ऐसे असरात इसके आने नज़र हुए हैं? सिद्रा, कैन यू हियर अस? सिद्रा तक हमारी आवाज, लेकिन आज वैसे सिद्रा के बैकग्राउंड में हम देखें थोड़ा निस्बतन माहौल क्लियर। आज वो AQI आप देख रहे हैं ना, आज हम दूसरे नंबर पर हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं सिद्रा, ये जो लंदन में जो ग्रेट स्मॉग या वो क्या थी 1952 वाली, उसके कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर 7 साल से मामलात चल रहे थे, जिसके बाद वहां तक सिचुएशन पहुंची थी। तो ये एकदम हल भी नहीं निकलता। घरों के अंदर भी जो है स्मॉग, कितने हजारों लोग जो हैं उनकी डेथ हुई थी। 10,000 लोग 4 दिन में। चलें जी सिद्रा, कैन यू हियर अस जी? सबसे पहले तो ये बताएं। जी, अब मुझे आवाज़ आ रही है भाई। तो आप ये बताएं कि आप बेहतर तरीके से आज सांस ले पा रही हैं, आपके अकब में हम देख रहे हैं निस्बतन विजिबिलिटी थोड़ी बेहतर है, तो एकदम तो वैसे किसी भी मेजर का कोई इम्पैक्ट नहीं आता कि, लेकिन हल्के फुल्के के असरात आना शुरू हुए हैं। जी बिल्कुल, बागों का शहर कहलाने वाला लाहौर इस वक्त कीमियाई मादों से घिरा हुआ है, और उसकी फ़िज़ा में जो है बहुत ज़्यादा कीमियाई मादे इस वक्त लोग इनहेल कर रहे हैं। तो लाहौर आज भी जो है वो सरे फहरिस्त है आलूदगी में, लेकिन निस्बतन जो है वो किसी हद तक जो है वो आप कह सकते हैं कि थोड़ी कमी आई है। आज भी 500 से ज़्यादा है, और बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर 500 से भी ज़्यादा है। लेकिन इस वक्त जिस मैं एरिया में खड़ी हूँ, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि विजिबिलिटी थोड़ी क्लियर है, और आपको कुछ चीज़ें बेहतर महसूस हो रही हैं। गवर्नमेंट की जानिब से मुख्तलिफ लॉकडाउन्स जो हैं वो भी लगाए गए, और उसके साथ साथ अब दफातर को जो है वो भी 50% पे कर दिया गया है, और इसके साथ साथ जितना प्राइवेट सेक्टर है वो भी अपने तमाम एम्प्लॉयज़ को जो है वो 50% पर लेकर जा रहे हैं, ताकि आलूदगी को कम किया जा सके। क्योंकि बहुत ज़्यादा गाड़ियों का धुआं जो है वो भी फ़िज़ा में आलूदगी का बाइस बन रहा है। और इस वक्त लाहौर भी अगर ट्रैफिक की बात की जाए तो ट्रैफिक का बहाव बहुत ज़्यादा है। तकरीबन 70 लाख गाड़ियाँ जो हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर लाहौर में निकलती हैं, तो आप उससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितना धुआं जो है वो गाड़ियों से निकलता होगा। और बहुत सारे लोगों की गाड़ियाँ जो है उनकी क्वालिटी बेहतर ना होने के बायस, मेंटेनेंस प्रॉपर बेहतर ना होने के बायस जो है वो फ़िज़ा ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो शहरियों को भी हुकूमत के साथ भरपूर ताउन करना होगा, ताकि इस स्मोक जैसी बदतर सूरत हाल से निकलकर लाहौर में एक चीज़ है, एक तो ये जो एयर क्वालिटी है ये मुसलसल अपडेट होती रहती है कि कभी क्या है, फिर मुख्तलिफ इलाकों की एक एवरेज निकाली जाती है, तो निस्बतन लाहौर की सूरत हाल आज इंडिया से बेहतर है। दूसरा ये है कि ये जो हम, जैसे आप अभी बात कर रही हैं, और आप गवर्नमेंट भी आई एम श्योर कि इसी पहलू पे सोच रही है कि गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं, सारा कुछ है, लेकिन उसकी तौजीह हम लोग ये पेश करते हैं कि कराची से तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है लाहौर का इन टर्म्स ऑफ व्हीकल्स, लेकिन कराची में ये सूरत हाल नहीं है।
तो क्या जो दूसरे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स है उसके ऊपर भी तवज्जो है या फिर सारा फोकस गाड़ियों पर ही है गवर्नमेंट का? बिल्कुल गाड़ियों पर ही सारा फोकस नहीं है, इसके साथ साथ जो सनती फैक्ट्रियां हैं जिनमें बहुत ज़्यादा जहरीला धुआं निकल रहा है उसकी मेंटेनेंस भी बरकरार रखनी ज़रूरी है। गाड़ियां क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का बहाव बहुत ज़्यादा है, हर कोई अपनी इंडिविजुअल कन्वेंस को यूज़ कर रहा है, तो गवर्नमेंट ने जो है वो अभी इनिशिएटिव लिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक गाड़ी का इस्तेमाल करें ताकि कम से कम सड़कों पे गाड़ियां निकलें, किसी हद तक जो है वो फ़िज़ाई आलूदगी पर काबू पाया जा सके। गाड़ियां ही सिर्फ एक जो है वो इसका पर्पस नहीं है स्मोक का, बहुत सारी चीज़ें जो है वो मिलकर आलूदगी को बढ़ा रही हैं, जिसमें सफाई भी आ जाती है। अगर आप वेट सफाई नहीं करते तो जो डस्ट उड़ती है उसकी वजह से भी ये जो है स्मोक का बाइस बन रही है, क्योंकि ज़मीन जिंग की तरफ जा रहा है और ऊपर जो है वो थोड़ी हवा गर्म होती है, तो जब चीज़ें और ऊपर की तरफ उड़ती हैं तो वो जमना शुरू हो जाती हैं, जिसके बाइस ट्रैप हो जाता है सारी डस्ट और जो उसमें पार्टिकल्स होते हैं वो ट्रैप हो जाते हैं। इसी वजह से फिर जब हवा नहीं चले तो और भी ये स्मोक की कैफियत रहती है। थैंक यू सो मच सिद्रा, आपने सारी सूरत हाल से अपडेट किया। होपफुली आज शायद वेदर डिफरेंट है लाहौर का, मे बी दिस कुड बी द रीजन, और ज्यादा हवा चल रही हो, मे बी दिस कुड बी द रीजन। मैं ये कह रहा था कि लाहौर की हम बात कर रहे थे ना, हाँ हवा का भी वैसे ये चीज़ आपने अच्छी बताई। अभी जैसे हम बात कर रहे थे उसी दौरान 380 पर आ गया है। अच्छा, हवा के हवाले से भी अभी बता देते हैं कि यहाँ पर वैसे हवा जी तकरीबन 10 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही है। तो एक वक्त था जब हमें याद है आपको, हम अलमास से बात कर रहे थे, उस वक्त हवा न होने के बराबर थी। अभी थोड़ी बहुत हवा चल रही है, टेम्परेचर 16 डिग्रीज है, तो इससे भी शायद हो सकता है कि वेदर थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए भी हम देख रहे हैं कि ये सारी चीज़ें हुई हैं और होपफुली जो लॉकडाउन है उसके भी शायद ये असरात हो। लेकिन ज़रा हम जो गवर्नमेंट है यानी कि मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट है पंजाब में, उनके हवाले से बात कर लेते हैं कि वहाँ से क्या इस सारी सूरत हाल पर बताया जा रहा है। तो बहुत सारे सवालात अब गवर्नमेंट के अंदर भी हुजरा की जानिब से उठाए जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा की गुफ्तगू कल हमने देखी, वो कहती हैं स्मॉग का जो मसला है वो रातों रात हल नहीं हो सकता, तमाम तर इक़दाम कर रहे हैं और चंद साल में ये मसला हल कर देंगे। लेकिन जो विफाकी वज़ीर हैं एहसन इकबाल साहब, वो कहते हैं कि हमने तमाम वसाइल झोंक कर स्मोक की आफत को टालना होगा और स्मोक से 2.5 लाख कबल अज़ वक्त अमवात और तकरीबन 9% GDP मुतासिर हो सकती है। फिर वो ये कहते हैं ये सब हमारी लापरवाही का नतीजा है। ग्लैड के एक्सेप्टेंस तो है ना इसमें, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। और फिर ये भी उन्होंने कहा, जिस पे हम भी बात करते रहे, कि पड़ोसी मुल्क का किरदार 30% है। चलें जी, तो बिलावल साहब की जानिब से भी मशवरा सामने आया जी। क्या मशवरा है? वो पहले आपको पता है एक वक्त होता था कि हर कोई इस्लामाबाद और लाहौर शिफ्ट होने की बात करता था, बिकॉज ऑफ द सेरेनिटी, द ब्यूटी एंड क्लीनलीनेस, सफाई सुथराई। तो सफाई सुथराई बाकी सारी चीजें अपनी जगह हैं, लेकिन हवा जो एक मोहलिक हो चुकी है। तो बिलावल साहब ने फिर AQI की रेटिंग्स शेयर करते हुए कहा है कि जी कराची आ जाएं, कराची आ जाएं, यानी कि वो कह रहे हैं बाकी शहरों से जो परेशान लोग हैं ना स्मॉग से, वो कराची आ जाएं। अब कराची आ जाएं तो आपने अपना मोबाइल फ़ोन संभाल के रखना होगा। हाँ जी, तो मोबाइल फ़ोन अपनी ख्याल रखना होगा। फिर उन्होंने पंजाब और KP के शहरों की आलूदगी भी शेयर की। सो भाई ये तो एक कुदरती फिनोमिनन है, इसमें शहरों का तो कोई कसूर नहीं है, बिल्कुल। और लोगों की अगर कुछ दूसरी तरीके से कोई सलूशन है तो वो ज़रूर हमें लोगों को प्रोवाइड करना चाहिए। बहरहाल पेशावर में भी कुछ ऐसे ही मामलात हम देख रहे हैं और वहाँ पर परिंदे भी मुतासिर हो रहे हैं। जाहिर सी बात है हर लिविंग बीइंग जो है वो इससे मुतासिर हो रही है और उन्होंने खाना पीना भी छोड़ दिया है। दैट इज़ वेरी कंसर्निंग। ये माहिरीन बता रहे हैं कि वो इंतहाई लागर हो गए हैं, उनकी अमवात की जो शरह है वो भी बढ़ गई है, 90% तक इसमें इजाफा हो गया। अच्छा, और एक और चीज़ भी है सदर, नासा ने जो पिक्चर शेयर की थी तो उसके अंदर वो बड़ी एक मतलब एक डरावनी सी कैफियत थी। पूरा सैटेलाइट से उन्होंने पिक्चर ली और उससे आप सैटेलाइट के जरिए ये दिखाया गया कि पूरा लाहौर, दिल्ली, ये सारा एरिया आप ये देखिए कि उसको धुएं के बादल ने लपेट में लिया हो। चलो एक चीज़ तो अच्छी रही थी, हमारी जासूसी इतनी नहीं हो सकेगी, लेकिन बहरहाल जो सैटेलाइट्स के जरिए किया करते थे। लेकिन बहरहाल इस पर हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट अली तौकीर शेख साहब। थैंक यू सो मच अली तौकीर हमें ज्वाइन करने के लिए। अभी हमने एहसन इकबाल साहब वफाकी वज़ीर, उनका बयान आपको दिखाया। वो ये कह रहे हैं जी इसमें बहुत सारा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हमारा है, हमारी लापरवाही है और इंडिया का जो इसमें किरदार है, जो कि बताया जाता है जी इंडिया की वजह से हम मुतासर हो रहे हैं, वो है अपनी जगह है, इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन वो 30% है। तो आप थोड़ा सा हमें बताइएगा कि इंडिया इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स या इंडिया इज़ ओनली फैक्टर? इंडिया इज़ नॉट द फैक्टर।
ये हम 2-3 ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिसके साथ एक तो हम क्रॉप बर्निंग को वी आर ब्लेमिंग द पुअर, फिर हम इंडिया को ब्लेम करके कहते हैं कि हम ये मसला हल नहीं कर सकते जब तक इंडिया अपना मसला ना हल करे। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कहते हैं उस वक्त तक पाकिस्तान ठीक नहीं हो सकता जब तक अमेरिका ठीक ना हो। लेट्स ट्राई टू जो कभी नहीं ऐसी हाँ, अब देखिए ये बातें जो है ना होती रहेंगी, इनकी भी ज़रूरत है, लोगों में अवेयरनेस होती है क्योंकि इश्यूज कॉम्प्लेक्स है। इंडिया का भी कंट्रीब्यूटिंग एजेंट हो सकता है, मगर मेरे नॉलेज में कोई ऐसा डेटाबेस नहीं है जिससे पता चले कि विंड डायरेक्शन कब किस तरफ होती है। हिंदुस्तान की तरफ थी इससे पहले कि आप आगे उस पर जवाब दें तफसीली, वो वहाँ पर तहकीक की गई तो उन्होंने बताया कि ये जो PM 2.5 या PM 10 पार्टिकल्स हैं ये 10 और 50 किलोमीटर से ज़्यादा आगे ट्रैवल नहीं कर सकते, विंड जैसी भी हो। तो ये देखिए ये हैं प्रॉब्लम्स। आपके जो सुनने वाले हैं उनके लिए मैं 2-3 चीज़ें ऐड करना चाहता हूँ। दुनिया के 200 से ज़्यादा मुल्कों ने कमिट किया है डीकार्बनाइजेशन की पॉलिसी, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम अपनी इकोनॉमीज़ को ट्रांजिशन करेंगे टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी और हमारे नेट ज़ीरो एमिशंस होंगे। बहुत सारे दुनिया के ममालिक ने कहा, तकरीबन 1.5-2 मुल्कों ने कहा, जो 80% से ज़्यादा करते हैं। पाकिस्तान ने यह कमिट नहीं किया। इस क्राइसिस का जो सबसे बड़ा हमें एक अच्छा फ़ायदा हो सकता है, ये हेल्थ क्राइसिस भी है, इकोनॉमिक क्राइसिस भी है, फ़ायदा ये हो सकता है कि हम अपना एक कंपास सेट करें, डायरेक्शन ऑफ जर्नी करें और हम भी कमिट करें कि हम नेट ज़ीरो एमिशन करना चाहते हैं। जब हम वो करेंगे तो इंटरनेशनल टेक्निकल एक्सपर्टीज़ और बाकी एक्सपर्टीज़ और रिसोर्स हमें अवेलेबल हो सकते हैं। तो सबसे पहला मेरे हिसाब से दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू एक्सपेक्ट फ्रॉम आवर गवर्नमेंट कि इधर उधर की बातें करने की बजाय वो कहेंगे जी पाकिस्तान विल ऑल्सो बिकम पार्ट ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी। जब हम लोगों से इंटरनेशनल फाइनेंस मांगते हैं तो हमें ये भी कमिट करना चाहिए कि हम अपनी सोसाइटी में अपने सिस्टम को ठीक करें। ठीक है, अब चलिए ज़रा आगे चलिए। चाइना को आपने यूके की एग्जांपल भी दी, मैक्सिको, बहुत सारी एग्जांपल हैं। 20-30 साल लगते हैं। 2047 में अभी मेरे ख्याल में 23 साल बाकी हैं, तो पाकिस्तान को कम से कम 23 साल मनसूबा बनाना पड़ेगा। और अगर मैं उनके पेस को देखूं जो चाइना का था, तो बमुश्किल हम 2 डेकेड्स में इसको आधा कर सकेंगे प्रेजेंट लेवल से। ये क्लीन एयर नहीं होगी अगले 10-15 साल में, ये मसला वर्स होता रहेगा। और इसके 3 सॉल्यूशंस हैं जो मैं जल्दी से बात करना चाहता हूं, ताकि लोग सॉल्यूशंस की बात नहीं करते, प्रॉब्लम्स का डेटा देख के लोगों को एक क्या उसे कहते हैं घबराहट में डाल देते हैं। जी। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के अलावा इसका कोई इलाज नहीं है। और उसका सॉल्यूशन भी हमारे पास है कि अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपना जो फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट करती है उसके ऊपर 20%, 30%, वॉटेवर परसेंटेज कार्बन टैक्स लगाए और उस टैक्स को इधर उधर खर्च करने के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पे इन्वेस्ट करें। तो पहला जो है, ताकि लोगों को गाड़ियाँ वाड़ियाँ जो है ना वो उन पर ज़्यादा डिपेंडेंस हो। दूसरा तरीका जो है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को रेगुलेशंस इशू करने चाहिए कि बैंक्स जो हैं वो लोन दें, क्रेडिट दें और गवर्नमेंट सब्सिडी ऑफर करे 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स। 3 व्हीलर रिक्शे हैं, 2 व्हीलर्स मोटरसाइकिल्स हैं। जो पाकिस्तान में मोटरसाइकिल्स मिलती हैं 60s की टेक्नोलॉजी के साथ, 70 और 100 वॉटेवर, उनकी 1.25 लाख 1.5-2 लाख रुपया उनकी कीमत है। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर अगर ये चलें तो हमारी कंजेस्टेड एरिया में जो एमिशन की ट्रांसमिशन है वो इससे बहुत जल्दी हो सकती है। और इसके लिए जो हमें मंसूबा करना चाहिए, रिक्शों को 5 साल के अंदर अंदर हमें फेज आउट करना चाहिए। नए लाइसेंस देने बंद करें, उनकी फीस बढ़ाएं और बैंक्स के थ्रू उन लोगों को अनेबल करें, कि वो ट्रेड इन कर सकें, अपना रिक्शा दें और ईवी ले लें। इसके अलावा सर अगर मुझे इजाजत देते हैं मैं और थोड़ा सा आगे आना चाहता हूँ। जो ग्रोथ रेट है रिन्यूएबल एनर्जी का, वो पाकिस्तान में ना होने के बराबर है। पाकिस्तान और इंडिया ने इकट्ठे काम शुरू किया था 2001-2 में, हमारा सेम था रेशो रिन्यूएबल एनर्जी का अपने एनर्जी मिक्स में। इंडिया ने उसको 40% के करीब ले गए और उन्होंने तकरीबन हर साल रिन्यूएबल एनर्जी को डबल किया है। पाकिस्तान को भी ऐसा एक वॉर फुटिंग के ऊपर एक काम करना पड़ेगा
कि रिन्यूएबल एनर्जी का जो शेयर है उसको हर साल एम्बिशन करें कि जी हमने डबल करना है अगले 5 साल 10 साल, फिर जाके हम 40-50% के इर्द पहुँच सकेंगे। और जब तक हम डिकार्बोनाइज नहीं करेंगे हमारा हेल्थ क्राइसिस ऐसे रहेगा। इसकी इकोनॉमिक कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। अभी आपने किसी पंजाब जाना हो तो वो कहेगा अभी नहीं जाते, मौसम क्लियर हो ले, ना आपके पास कोई टूरिस्ट आएगा, आपकी अपनी अब्रॉड जो पाकिस्तानी फैमिलीज हम अपने रिश्तेदारों को नहीं मिलने आ सकेंगे। ठीक है सर। मैंने पिछले दिनों एक फ्यूनरल लाहौर में मिस की इसलिए कि मेरी फैमिली ने मुझे इजाज़त नहीं दी कि इतने ख़राब मौसम में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। लिटिल नोइंग कि इस्लामाबाद भी ऐसा हो गया ना। तो ये 2-3 मोटी मोटी चीज़ें हैं। अगर आपने कुछ और पूछना हो तो मैं हाजिर हूँ। लेकिन ये तो एक हम लॉन्ग टर्म सोल्यूशन की शॉर्ट टर्म में फिल वक्त क्या कर सकते हैं सर? मतलब जिस फायर फाइटिंग के लिए आर वी इन द राइट डायरेक्शन इस वक्त? देखिए 2 चीजें हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ऐसा कोई आप काम नहीं कर सकते जिसके साथ लोगों की फ्रीडम मुतासर होती है। ठीक है। और इकोनॉमिक एक्टिविटी मुतासर होती है। ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन है। आप किसी भट्टे वाले को नहीं गिरा सकते क्योंकि किसी लेजिस्लेशन के तहत आप ये नहीं कह सकते कि मैं उसको गिरा सकता हूँ। आप एक गलत बात करेंगे अगर आप कहते हैं कि जी बारबेक्यू की दुकान को बंद कर दें। क्यों कर दें? लोग सारा दिन घर में बैठे रहते हैं, शाम को निकलते हैं और आपको ये भी नहीं पता कि बारबेक्यू के धुआं जो है वो 1% भी नहीं आपकी प्रॉब्लम का, नॉट इवन। तो थोड़ी बहुत इकोनॉमिक एक्टिविटी आप उसको भी ख़त्म कर रहे हैं। भट्टा तबाह होता है तो जो लोगों की कंस्ट्रक्शन है वो तबाह होती है। लोगों ने अपने घर बनाने हैं, फैक्ट्रियाँ बनानी है, ये करना है वो करना है। आपने मोटर फिटनेस के लिए, गाड़ियों की फिटनेस के लिए कोई इकदाम नहीं किए। थोड़ा सा जोश चढ़ता है आप गाड़ियों को बंद करना शुरू कर देते हैं, फाइन करते हैं 6 घंटे बाद। प्राइम मिनिस्टर की, चीफ मिनिस्टर की मुसरूफियत कुछ और होती है तो ये बंद हो जाता है। और ये भी मैं अर्ज करता चलूँ कि गाड़ियों की फिटनेस जो है वो गवर्नमेंट का, हमारी गवर्नमेंट के बस का रुख नहीं है। वो इसलिए कि जितनी देर में उनका PC1 बनेगा, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग होगी, वो टेक्नोलॉजी आएगी, उतनी देर में 3-4 साल गुजर चुके होंगे। That has to be done by private sector. That has to be done by private गवर्नमेंट की sector. क्रेडिबिलिटी भी नहीं है। वो अभी लाहौर में क्या होता है, वो रात को बत्तियां बंद करते हैं, दुकान के शटर नीचे करके बिजनेस वैसे ही चल रहा होता है, पुलिस वाला आता है, पैसे लेके चले जाते हैं। ये तो कोविड के दिनों में भी सर हमने देखा था। सही, चले सर। थैंक यू सो मच। इट वाज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू सर अली तौकीर शेख साहब। काफी हमें मालूमात इससे हासिल हुई हैं। एक्सपर्ट बात करें तो उनके पास डेटा होता है जिससे वो बात करते हैं। उनके एनालिटिक्स, और वो तकरीबन 23 साल का वो प्लान दे रहे हैं कि एकदम ये चीजें सॉर्ट नहीं होती, लेकिन जिस तरीके से हम वो डंग टपाओ प्रोग्राम करते हैं ना कि ये गिरा दो, वो कर दो, ये कर दो, बंद कर दो, एग्जॉस्ट एमिशंस को कंट्रोल करने के लिए बाकायदा गैजेट्स चाहिए आपको। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कितनी अहमियत है इससे अंदाजा लगाएं। 100 गाड़ी की बजाय अगर 40 गाड़ी चलेंगी तो सोचे धुआं के एमिशन जो है वो कितना कम होगा। सो इससे अंदाजा लगाया। चलें जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। और अगर हम इंसानों की बुनियादी ज़रूरत की बात करें तो उसमें आ जाता है रोटी, कपड़ा और मकान। ये भुट्टो साहब का नारा लगा रही है नहीं, बेसिकली ये नारा अवामी नारा है और यही बेसिक आपकी बुनियादी ज़रूरत होती है ज़िंदगी गुजारने के लिए। तो आपके घर में अगर आपकी अपनी छत हो तो बड़ी ज़िंदगी आसान हो जाती है, घर का किराया नहीं देना पड़ता, क्योंकि वैसे तो बिजली के बिल तो कभी कम नहीं होंगे, बिजली के बिल तो आपको हमेशा देने ही होंगे, स्कूल की फ़ीस बच्चों की देनी होगी जब तक वो स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज के अखराजात होंगे, फिर उनकी शादी के अखराजात होंगे। लेकिन अगर आपकी अपना घर हो तो ये बड़ी मुश्किल आसान हो जाती है। लेकिन कितना खूबसूरत घर दिखाया वैसे हमने। महंगाई के इस दौर में इस वक्त जो है अपना घर करना बहुत मुश्किल हो गया है। तो क्या करते हैं लोग, किराए के घर में रहना। पहले गाने भी चलते थे ना सदफ, सोना ना चांदी ना कोई, बड़ा मुश्किल हो गया। सोना ना चांदी ना कोई महल तुझको मैं दे सकूंगा। मैंने बीच में से लफ्ज निकाल दिया जिससे आप पुकार रहे थे वो। फिर भी ये वादा है तुझसे, तू जो करे प्यार मुझसे, छोटा सा घर तुझको दूंगा। तो अब वो छोटा सा घर, किराए का घर भी मुश्किल हो गया है। अपने घर का उसूल जाहिर है कि वो करोड़ों में उनकी मालियत जा चुकी है। और फिर किराए के घर ढूंढने के लिए अगर आप जाते हैं तो उसके अंदर पूरा आपको एक परफॉर्मा भर के देना पड़ता है और उसके अंदर काफ़ी मुश्किलात आपको होती हैं। लेकिन अगर आपने 6 महीने का एडवांस भी दे दिया, अगर आपने बाकी सारी शराइत भी पूरी कर दी, सालाना बुनियादों पर 11 महीने बाद इजाफे की बात भी मान ली, बाकी टर्म्स एंड कंडीशन मान ली, फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है, पूछा जाता है कि आप किस शोबे से वाबस्ता हैं। वो पूरी तहकीक होती है और उस तहकीक में अगर ये पता चल जाए कि आप खुदा न खास्ता, उनके अल्फाज में, या तो पुलिस वाले हैं या फिर वकील हैं या फिर तीसरे नंबर पर
सहाफ़ी है, फिर आपको घर का उसूल, यानी कि जितनी सारी इन्वेस्टिगेशन होती है वहाँ से उसी तरीके से वापस चले जाते हैं और मामलात ज्यों के त्यों रह जाते हैं। और ये एक जगह नहीं, कई जगह पर ये फेस करना पड़ता है। तो ये जो किराए के घर का उसूल है, अपना घर तो अपनी जगह, किराए के घर का उसूल भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। तो हम ज़ाहिर जो तबकात इससे मुतासिर हो रहे हैं वो इस सारी सूरत हाल पर क्या कह रहे हैं, ज़रा उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। चलिए जी, आपने सूरत हाल देख ली। और वैसे ट्रैफिक पुलिस वालों से तो कमोबेश ही लोग डरते हैं, लेकिन होते ये भी पुलिस वाले हैं। नहीं भाई, प्रॉपर इंटरव्यू होते हैं, बकायदा पूछा जाता है घर में कितने लोग हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, कौन है। और कई जगहों पे तो सबके आपको बेफॉर्म और बर्थ सर्टिफिकेट भी देने पड़ते हैं। पुलिस से भी आपकी बकायदा इन्वेस्टिगेशन भी होती है और बड़ा इसमें मसला होता है। तो चलें जी, इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अदनान साहब माशाल्लाह से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं और बड़ा उस पर भी काम करें, प्लस प्रॉपर्टी के कारोबार से भी डील करते हैं। और फिर हमारे साथ हैं सूफी इमदाद सोमरो साहब, माशाल्लाह से बड़े जाने माने लॉयर हैं और काफ़ी अहम मामलात पर नज़र रखते हैं। तो अदनान साहब से पहले पूछ लेते हैं ना कि अदनान साहब, इतना मुश्किल क्यों हो गया है किराए का घर लेना और क्या डिमांड्स हो गई हैं मालिक मकान की? भाई जो मैंने पूछा था उसमें कोई मुबालगा आ रही तो नहीं थी बात बड़ी अच्छी आपने करी, क्योंकि हम तो इस फील्ड से राब्ता है हमारा। जब कोई आता है ना मालिक, तो वो कहता है भाई मियाँ बीवी 2 बच्चे, किराया कितना 50,000। अबे मैंने कहा भाई इसके साथ अगर दूसरा भाई शादीशुदा रह ले और उसके भी 2 बच्चों के, नहीं सिर्फ एक फैमिली। मैंने कहा यार वो किस तरह घर चलाएगा भाई? क्या बोले यार आप चाबी दे दें, आपसे नहीं चल रहा। तो बात ये कि हमें भी चुप होना पड़ता है कि इतना जुल्म सितम हो रहा है उसके ऊपर। और जब हम बोलते हैं यार पुलिस में, तो बोलते हैं यार नहीं कोई और देखो, क्योंकि लाइनें लगी हुई हैं, इतने लोग हैं किराए पे लेने वाले कि आपकी सोच और उसकी आंखें आए। मालिक यूं चढ़ते हैं, मालिक के नखरे क्यों है? एक बैल बजी टेलिंग, हाँ मैं देख रहा हूँ, दूसरा टेलिंग यार समझ नहीं आए, फटफटी बहन को हटाओ, गाड़ी है यार। हाँ ये भी देखते हैं कि गाड़ी है कि नहीं है। स्कूटर पे 2 बच्चे बैठे हैं, एक पीछे पकड़ के बैठी है, अरे ये तो बहुत गरीब लग रहे हैं, इनको हटाओ। दे भाई दे भी दोगे, दुकान चलती है ना, अब्बा जिंदा हैं। अबे भाई मौत जिंदगी अल्लाह के हाथ में, क्या पता इसके दिन फिर जाए। लेकिन लोगों की सोच ऐसी है कि पहले ही उसका नसीब और चमकता हुआ आए, उसके बाद किराए पे मकान होगा। गरीब की इज्जत कहीं नहीं। कौन से ऐसे शोबे हैं जिनका सुनते ही मना कर देते? भाईजान वकील का कोर्ट देख के तो डर जाते हैं लोग, क्योंकि जिस तरह ये शराबत से बैठे हुए, लेकिन जब ये लिखत पे आएंगे ना, तो ये पेन से वो कर देंगे कि पूरी बिल्डिंग हिला दी है इन लोगों ने। तो इनका तो नाम दहशत वाला है। वकील साहब ने घर ले लिया, कोई भी खाली नहीं करा सकता। पुलिस वाले वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। हाँ वो उनकी बारी अभी आने वाली है, क्योंकि वकील साहब को जब मैं ऑफर दूंगा तो फिर वो वकील साहब फिर अपना केस ही पूरा रख देंगे और हम पीछे हो जाएंगे। वकील साहब आप बताइए, बात सच है कि आपकी पावर है? पहले आप तीनों शोबे, तीसरा आपने मुझे बताया था, क्या बताया था आपने? पुलिस, वकील और सहाफ़ी जो है। देखिए भाई, जो प्रेस का कार्ड है ना, वो मैंने भी बना के रखा हुआ है माजरत के साथ भाई, कि जब मुझे कोई रोकता है तो मैं निकालता हूँ, उसको दिखाता हूँ, तो बोलते हैं यार वाकई में ये देखें, ये देखें। तो इसका इतना भरम है कि मैं जहाँ भी दिखाता हूँ ना, लोग बोलते हैं सर आप अभी आप दिखा रहे हैं ना, तो पता चले पकड़े ना जाए। नहीं सर आप यहाँ से निकले तो मेरा है ताल्लुक है। ताल्लुक है तो मैं वो दिखाता हूँ, मैं बोलता हूँ भाई ये देखो। फिर से तो प्रेस है भाई, प्रेस में घर किसी को बोलो भाई ये दे दो, तो बोलते हैं नहीं यार हटा दो। कौन? सीधा कोई नॉर्मली जॉब करने वाला, बैंक डॉक्टर, तनख्वाह कड़क चाहिए, वक्त पे चाहिए। तुम्हारी अम्मी का इंतकाल हो गया, हम नहीं जानते, हमें किराया चाहिए, अल्लाह माफ करे। अच्छा, इतना सख्त हो गया है यार। एक चीज और बताएं, हर साल 10% किराया भी बढ़ाना है। ऑलरेडी किराए बहुत ज्यादा है कराची में, बाकी शहरों से 11 महीने में 11 महीने में रिन्यू करना है उन्होंने। दूसरे हर 2 साल बाद कहेंगे जी घर खाली कर दो। वो इसलिए कहते हैं, उनको दहशत ये होती है कि यार कब्जा ना हो जाए। अगर ये 10 साल रह लिया यहाँ पर, तो ये ना हो कि ये दावा कर दे कोर्ट में कि मैं तो यहाँ रह रहा हूँ। तो ये बात फैक्ट है। अब वकील साहब जवाब देंगे कि इस बात का है कुछ। आप जरा ये बताएं कि पहले क्या ये जो डर है, खौफ है, जाहिर है कि परसेंटेज एक होगी, लेकिन वाक़तन इतना बदनाम कर दिया गया, इसमें कोई सदाकत है? मैं तीनों शोबों के हवाले से पहले तो आपको एक चीज़ देखनी चाहिए कि जो मार्केट में लैंडलॉर्ड है, ओवर पॉपुलेशन की वजह से लोग ज़्यादा हैं, घर कम बन रहे हैं। तो डिमांड एंड सप्लाई का एक रूल है, जहाँ भी डिमांड ज़्यादा होगी तो चीज़ें ऑटोमेटिकली आपकी चॉइस के मुताबिक जाएंगी। हाँ। दूसरी बात है कि लॉ, हम लॉ की बात ही नहीं कर रहे। लॉ इज़ वेरी मच क्लियर। कानून कहता है किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। अगर होती है, कोर्ट इज़ ओपन। दूसरा एक है ना, जब एक चीज़ के अंदर, उसके अंदर जो वो कहते हैं राइट्स ऑफ एडमिशन, यानी कि उसकी मर्जी है, वो किसी को नहीं दे रहा। घर मालिक है, वो कह रहे हैं मेरी मर्जी है, मैं इस बंदे को नहीं दे रहा, ये तो मेरी अपनी चॉइसेस पे लॉ कैसे उसको फोर्स कर? देखो
एक प्रॉब्लम ये है कि मैं सिर्फ इस बुनियाद पे ना दिया जाए मुझे घर कि मैं वकील हूँ, तो ये तो एपर्थाइड हो गया ना, ये तो इनजस्टिस हो गया, अनफेयरनेस हो गया ना, अनफेयरनेस हो गया। ठीक है, प्रॉब्लम ये है कि कहीं आइन क्लियर है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जब ये नो योर कस्टमर की पॉलिसी आई ना, जब ये जो फाइनेंशियल ग्लोबल फाइनेंशियल टेररिज्म की पॉलिसी आई, तो इन्होंने कुछ कैटेगरी बना ली कि हाई रिस्क में लोगों को डाल दिया, जिसमें ज्वेलरी ही, जिसमें साफी आ गया, जिसमें जो वकील आ गया, जिसमें पुलिस वाला आ गया, अच्छा। जिसमें रियल एस्टेट आ गया। तो ये इन्होंने फिर उसके बेस पे बहुत सारे लोगों ने नेगेटिव लिस्ट बना ली, अच्छा, अनऑफिशियली नेगेटिव लिस्ट बना ली। इन लोगों को फाइनेंस नहीं करना, ठीक है, वो कोई डिक्लेयर कोई नहीं करता, एक लिस्ट बन गई कि यार दूसरा इनकी इनकम क्या है, सोर्स ऑफ इनकम का भी तो इशू है ना। अब हम क्या करते हैं, हम डॉक्यूमेंट पे जाते नहीं है। और तीसरी बात ये है कि हम रियल एस्टेट को ब्रोकर। मुझे एक और चीज़ बताइए, ये जो सालाना 11 महीने की बुनियाद पे 11 महीने के बाद वो कहते हैं 10%, क्या ये रूल 10% का है या 5% का होता था, या ये फिर क्या होता है, रूल है क्या? पहली बात तो ये है कि ये 10% मैक्सिमम है, सीलिंग लिमिट है। अच्छा, सीलिंग लिमिट है, सिर्फ 10% नहीं है, 10% में बहुत सारी और भी चीजें हैं जिसको हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। वो क्या? भाई रिपेयर, रिपेयर जिम्मेदारी उसकी है, किसकी? लैंडलॉर्ड की। अगर वियर एंड टियर है, कोई बटन टूट गया है, तो चलो ठीक है। एक सेकंड मैं आपको यहाँ रोकूंगी, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया। ना साहब, मैं ये जानना चाहती हूँ, एक बड़ा अमाउंट लिया जाता है एडवांस के नाम पे, 6 महीने का। जब वो वापस करने की बारी आती है तो फिर वो देखते हैं जी कहाँ पे खिड़की जो है उसकी चौखट टूटी हुई है, कहाँ पर पेंट उखड़ा हुआ है, ये तो मालिक मकान की जिम्मेदारी है। इनसे ही मैं सवाल करूंगा भाई। बात ये है कि 1 साल बाद 2 साल बाद वो जाता है छोड़ के, 50,000 रुपये किराया है, अब वो यूज़ कर रहा है, उसका कलर बच्चों ने पेंसिल मार दी, कोई नल टूट गया, कोई वॉशरूम का हैंडल टूट गया। अब जब वो बैठता है लेते टाइम पे तो दोनों लखनऊ के बने हुए होते हैं, तो ये किसकी बनती है जिम्मेदारी? और जब ये छोड़ते हैं तो उसके बाद ऑनर जो है ना आंखें यहाँ रख लेता है, ऐसे बोलता है भाई ये कलर 50,000 का होगा, ये आपने तोड़ा है 2,500 रुपये का, आपने वॉशरूम का नल खराब। वो कहता है भाई मैं 2 साल रहूँ, यूज़ किया है मैंने, तो मैंने पैसा दिया है, अब मैं जा रहा हूँ तो तुम मुझसे बिल्कुल 0 मीटर चाह रहे हो, टाइल टूट गया। तो ये वकील साहब बताएंगे कि 2 साल बाद जब पैसा वो ले रहा है, 4 लाख रुपए ले चुका है, तो उसमें उसकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो खुद कराए। कानून क्या कहता है? कानून बिल्कुल क्लियर है। आप संयुक्त प्रोविजंस रेंट ऑर्डिनेंस 1979 पढ़ेंगे, सेक्शन 12 ओके, वेरी मच क्लियर है कि मेंटेनेंस और रिपेयर है। रिपेयरिंग में आप क्लियर जब एग्रीमेंट बनाते हैं तो लिखते हैं कि भाई आपको क्या रिपेयर करवा के देना है, जिसमें वाइट वॉश भी होता है, ठीक है। अब प्लम्बिंग हो गई, इंटीरियर वायरिंग हो गई, ये लैंडलॉर्ड की जिम्मेदारी है। लैंडलॉर्ड जो पैसे बढ़ाता है ना हर साल, वो सिर्फ और सिर्फ उसकी एक प्रोविजन ये भी होती है कि वो चीज़ों को ठीक करके देगा। जहाँ इंसान रहेंगे, जब वियर एंड टियर होगा। एक तो आपने ये इसकी बात की ना, ये कानूनी लिहाज से, लेकिन जो वो होता है, क्या कहते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके ऊपर मालिक मकान लिखवाते हैं कि जी उसके अंदर कि रिपेयर जो होगा वो ये करेगा, ये सारी चीज़ें, तो वो इनमें से काबिल अमल कौन सा होगा? सर माजरत के साथ, जब हम बैंक में अकाउंट खोलते हैं ना, तो हम सिर्फ साइन करते हैं, पढ़ते नहीं। और हम जब रेंट एग्रीमेंट करते हैं ना, तो हम फोटोशॉप में जाते हैं, 200 रुपए का रेंट एग्रीमेंट लेते हैं, वो साइन करते हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस पढ़ते ही नहीं पढ़ते। दुनिया में ये उसूल है कि आप कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस पढ़ते हैं, आप लॉ को स्टडी करते हैं कि मेरे राइट्स कौन से हैं। हमने उसे फॉर्मेलिटी समझ लिया है ना, क्योंकि अमाउंट ही इतना ज्यादा लिखा। जब मैं फॉर्मेलिटी समझूंगा तो फिर लायबिलिटी भी मेरी सर, लेकिन जब घर नहीं मिल रहा होगा अदनान भाई, इतनी मुश्किल से घर मिलेगा और वहां पर जाके आप नखरे करोगे कि जाओ दूसरा तैयार बैठा है, कैसे? घर के ऊपर 4-4 फैमिलीज ऐसे मंडला रही होती है। मैं आपको क्या बताऊं कि जो पहले 5,000 रुपये टोकन देगा वो घर उसका हो गया, भाई दिखाना मत, ये 5,000 रुपये ले लो। दूसरों को मना कर दिया, भाई हमें क्या ऐप था, आपके बच्चे ज़्यादा हैं यार, आपके हस्बैंड की पावर सही, वो पैसे नहीं है, आपके स्कूटर देख के मना कर दिया। अबे ये कोई बातें हैं? और भाई वो दे देगा आपकी जिम्मे, आपको पैसा चाहिए, लेकिन लोग इंटरव्यू ऐसा ले रहे होते हैं, आप कहाँ पैदा हुए, आपके अब्बू क्या करते हैं, आपके कितने बच्चे हैं, आपकी बहन पंजाब में है, कब आएगी, कितने दिन के लिए आएगी, हम 5,000 ऊपर लेंगे, कितने बच्चे हैं, बच्चे ज़्यादा तो नहीं, आप एसी कितने लगाएंगे, दीवार में कितनी कीलें लगेंगी। अबे भाई तुम उसको किराए पे दे रहे हो, मोटर जल जाती है, क्या मोटर जल गई पानी की, आपसे वो भी किराएदार से वो भी किराए में होता नहीं। प्रॉब्लम ये है कि जो सर कह रहे हैं ना, ये मोबाइल गा रहा है। फैक्ट्स ये है कि आप चीज़ों को जब डॉक्यूमेंट नहीं करो, भाई मैं कहता हूँ कि मैंने किराएदार को मीटर दिया, तो बहुत सारे समझदार लोग क्या करते हैं, मीटर रीडिंग नोट कर लेते हैं, बिल्स क्लियर करके देते हैं कि भाई ये एज ऑफ टुडे मैंने आपको बिल दिया, अब जब आप छोड़ के जाएंगे
तो ये बिल आप करके देंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। इमदाद साहब मुझे सिर्फ ये समझा दें, आपने एक तो कानून का तस्करा किया था, अब लेट्स सपोज कि किसी ने या मैंने अगर नहीं पढ़ा, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ा और उसके अंदर लिखा हुआ है कि रिपेयर इसने करना है, तो फिर उसकी वैल्यू होगी जो आपने एक्ट या कानून की बात की, या इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी? हमें 99% लोग जो रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर नहीं करवाते, ना रजिस्टर करवाते ना रजिस्टर करवाते, ठीक है, सिर्फ पैसे बचाने के लिए। जब मैं पैसे बचाने के लिए मैंने सारी चीजें करूंगा, फिर कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम आएगी ना। कानून ये कहता है कि आपको 12 महीने के बाद होगा तो आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा, अगर 11 महीने का है तो आपको रेंट कंट्रोलर के पास अटेस्टेड करवाना पड़ेगा। अब किसी से मुआशरे में इंटरव्यू करवा ले, कितने लोग जाके वहाँ रजिस्टर अटेस्टेड करवाते हैं, कॉपी अपने पास रख लेते हैं, कॉपी किसी से पढ़वा लेते हैं। दूसरा, समझदार लोग क्या करते हैं, हर जब भी एग्रीमेंट होता है ना, वो एक स्टेट एजेंट को बीच में बिठा देते हैं, हर 11 महीने के बाद रिव्यू करवाते हैं। बिल्कुल। अब हम क्या करते हैं, लेट फीस आ गई, मैंने नोटिस नहीं दिया, तो फिर इश्यूज आज ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इस पे इसको हम चाहेंगे कि हम यहाँ कंटिन्यू करें, इस पर मजीद भी बात, लेकिन हमें ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस हेडलाइंस के ब्रेक के बाद आते हैं। जी जनाब, ब्रेक के बाद एक बार फिर से बाखबर सवेरा में आप सबका खैर मकदम है। उम्मीद है कि आप हमारे साथ जुड़े होंगे और 9 से 10 तक हमारा आपका साथ रहा। बड़ा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक था जिसके ऊपर हम बात कर रहे थे और 10 से 11 बजे भी इंशाल्लाह अल्लाह की मर्जी से हम आपके साथ मौजूद रहेंगे। टॉपिक था किराएदारों के मसाइल, कानून क्या कहता है और ये जो घर हमने खूबसूरत सा आपको दिखाया है उसका हुसूल कितना मुश्किल है। अपना बनाना तो जिस तरीके से सोअरिंग रेट्स हैं दैट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, लेकिन किराए पर लेना भी बड़ा एक मुश्किल काम बन चुका है। तो किराएदारों का इस पर मौक़िफ़ क्या है, ज़रा आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं, फिर विल कंटिन्यू द टॉपिक। हाँ जी, चोरी करके लाओ, डाका डाल के लाओ। अदनान साहब और इमदाद सुमरू साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं। तो भाई ये आपके साथ भी ये चीज़ें, आप ज़ाहिर है कि प्रॉपर्टी में डील करते हैं तो ये मामलात हैं। बिल्कुल, बात बिल्कुल सही है जो मैंने भी बात इन्होंने आखिरी वालों ने कही कि चोरी करके लाओ, डकैती करके लाओ। मालिकान कहते हैं भाई हमें नहीं पता, हमें पैसा चाहिए। आप जिम्मेदार हैं, आप स्टेट एजेंट हैं, आप लाएंगे, कमीशन हम नहीं देंगे। अच्छा, किराएदार देता कमीशन, ये मैं आपको बता दूं, होता दोनों की तरफ से, लेकिन मालिक बोलता है भाई चाबी वापस दे दो, मैं नहीं दे रहा। अच्छा, कमीशन की भी कोई परसेंटेज तय होती है कि पूरा किराया, एक महीने का किराया 50,000 रुपये स्टेट वाला लेगा। अच्छा, तो वो अगर 50,000 किराया है, अगर है ही, अब नॉर्मल हो चुका है। नाज़ाबाद में, नॉर्थ नाज़ाबाद में 55, 60, 70 आम है। 3 बेड डीडी, 2 बेड डीडी का 35,000, 2 बेड किराए इतने ज्यादा क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि लोगों के बच्चे इसी पे पल रहे हैं। अब जो है मालिकान जो है ना, पहले मजबूरी में घर देते थे, यार चलो ये बेवा है या ये यतीम हो गए, इनको दे दिया। अब बिजनेस है, एज अ बिजनेस इन्वेस्ट करते हैं और बोलते हैं कितना किराए पे जाएगा, ये कितने का पोर्शन है, बोलता है 1 करोड़, कहता है कितना किराया मिलेगा, वो लेके किराए पे डालता है और फिर इतना स्ट्रिक्ट करता है वो स्टेट वाले को कि जैसा दे रहा हूँ वैसी चाहिए मुझे, क्योंकि मुझे बेचना है, एज अ इन्वेस्टर हूँ मैं। तो वो सारे उनको बोलता है भाई मियाँ बीवी 2 बच्चे, आप इनको हाथ में लगाए, 50,000 रुपये किराया। तो ये जुल्म है। और ये 1.5-2 साल बाद आप ज़ाहिर है कि प्रॉपर्टी डीलर्स का कारोबार भी इससे चलता है, लेकिन क्या मालिक मकान का ये होता है कि 2 साल से ज़्यादा किसी को नहीं रखना? हाँ। अरे यार कहीं कब्जा ना कर ले। कब्जे के केसेस होते हैं। हाँ, अब मैं वकील साहब से एक सवाल रखता हूँ। वकील साहब आप पहले बताएं ना, आपका एक्सपीरियंस क्या है? 20-25 साल बहुत ज़्यादा हो जाता है। 5 साल में मेरे पास जो मालिकान आते हैं कहते हैं यार इनको ज़्यादा नहीं रखो, ऐसा नहीं हो कि कब्जा कर ले। ये बात 2 साल के अंदर, 2 साल 3 साल में फ़ौरन निकालो। क्यों? अगर ये रह गया और इसने अगर ज़्यादा मामला तो कोर्ट चला गया कि मैं तो यहाँ पे इतने साल से रह रहा हूँ, आप पूछें तो वो डर के मारे जो मालिकान होते हैं वो बोलते हैं यार इसको फारिग करो, दूसरा लाओ यार, क्योंकि अब मैं इसको ज़्यादा नहीं रखना चाहता। अब मैं वकील साहब से पूछूंगा भाई अगर 20 साल कोई रह जाएगा तो मालिक बन जाता है, ये बात सच है क्या कि ये खौफ व हरास लोगों में है? मालिकान का दिमाग हमें ज़रा हक़ाइक़ बताएं ना, क्या वाकई केसेस ऐसे आते हैं? बिल्कुल ऐसा नहीं है। अच्छा, फियर है, एक परसेप्शन है कि मैं लॉन्ग टाइम पर रहूँगा तो ये मालिकाने हुकूक हो जाएंगे। ये प्राइवेट जो एग्रीमेंट्स, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, इस पर कोई ऐसा लॉ नहीं है। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि मैं एग्रीमेंट्स को कंटिन्यू नहीं करता। दूसरा है कि एक अवेयरनेस होती है ना, लीगल अवेयरनेस। मिसाल के तौर पर सेक्शन 15 क्लियर कट करता है कि आपको लैंडलॉर्ड किस कंडीशन पर निकाल सकता है। वो कंडीशंस डिफाइंड है, अननेसेसरली वो आपको नहीं निकाल सकता। अच्छा, एज लॉन्ग एज यू आर गुड टेनेंट वो आपको नहीं निकाल सकता। यू आर बीइंग प्रोटेक्टेड बाय द लॉ। अगर सपोज करो वो कहता है कि भाई ये मुझे मेरे बच्चों की शादी है इसलिए मुझे घर चाहिए, या
मैं रिटायरमेंट के करीब आ गया हूँ, मुझे अपने घर के लिए चाहिए, इसे कंडीशंस लिखी हुई है, इसके अलावा वो नहीं कर सकता। बट क्या है कि सोशल एक जो ना हमारा नॉर्म्स रेगुलेशन तो है ही नहीं ना। नहीं, इसके अंदर एक और चीज़ भी होती है कि फ़र्ज़ करें कि वो घर आपसे खाली भी करवा रहे हैं, आपको नोटिस दिया हुआ, उस अरसे के दौरान जब उनकी मर्जी होगी वो आके घर का विजिट करवाते रहेंगे। बेसिकली वो परमिशन के साथ होता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। लिखा होता है कि विद 20-48 आवर्स परमिशन, फिर वो इंस्पेक्ट करेगा। ठीक है, पहले नहीं कर सकता, वो कहता है नहीं मैं तुम्हें परमिशन नहीं देता, वो नहीं आ सकता। ट्रेसपास का भी कानून रहता है ना कि मैं किसी के घर में कैसे जा सकता हूँ, बिल्कुल ट्रेसपास का कानून मौजूद है, उस पर सेक्शंस भी मौजूद है। प्रॉब्लम ये है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में तो सारी चीजें लगता है मालिक मकान की मर्जी की लिखी होती हैं। मैं बताऊं, इसी वजह से वकीलों को घर नहीं दिया जाता, क्योंकि जो ये बात कर रहे हैं ना अभी, ये जो हाँ देखो, ये जो पावर अपनी दिखा रहे हैं कि ये अलाउ नहीं, आप कैसे बेल बजाई, कानून की पावर है। हाँ, हु आर यू, तुम कौन हो? वो घर आया, मैं वकील है, आप समझ। आम आदमी बोलता है भाई बेगम जरा साइड में होना, भाई आ जाओ ये घर है। देखो हम रहे ना फील्ड में, बेगम थोड़ा साइड में होना, वो आ जाओ भाई घर देखना है। क्यों? क्योंकि वो एडवांस जो है ना मालिक उससे लेके उसको देता है। देखो मेन पॉइंट आ गया, उसने 2 लाख रुपए लिए, कलर वलर कराया, किचन बनाया उन्हीं के पैसों से जो किराएदार रह रहे हैं। अब वो जा रहे हैं, अब जो अगला आएगा ना, ये क्या बोलते हैं मालिक उसको, भाईजान माजर के साथ आप 1 महीने पहले बताइए, क्योंकि आपको जो मैं पैसे दूंगा ना वो इनसे लेके दूंगा। तो वो बेचारा दरवाजे खोल देता है, बोलता है भाई आजा, मेरे 2 लाख मजबूरी का नाम शुक्रिया, मेरे 2 लाख फंसे हुए, क्योंकि ये लगा चुका है। और दीन ये कहता है कि वो अमानत होती है, उसकी इजाज़त से खर्च करें। ये इमाम कहते हैं मस्जिदों के कि जो पैसा तुम्हें दिया गया वही नोट, कोई और से नहीं, वही नोट उसको वापस करो और खर्च करो, उससे इजाजत। लेकिन वो जो बारीक काम है वो भी तो करने होते हैं ना मालिक मकान। वो तो नहीं, वो किराएदार फंसता है ना, किराएदार कमीशन भी दे। जब मैं ये कहूँ कि मैं पढ़ता ही नहीं हूँ, चीज़ों को समझूंगा भी नहीं, वो सिर्फ मैं किराया करूंगा, इसका सोल्यूशन नहीं है ना। इसी वजह से हमने आज का ये सेगमेंट रखा। एक जब एग्रीमेंट बनता है तो उसमें लिखा होता है कि लैंडलॉर्ड के राइट्स क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, टेनेंट्स की ऑब्लिगेशंस क्या है। टेनेंट्स की ऑब्लिगेशंस क्लियर कट है। इवन जब वो इसको इविक्शन का नोटिस देगा ना, कि वो भी रीजन लिखेगा कि मैं किस रीजन के तहत आपको इविक्शन कर रहा हूँ। इवन एक तो है, मैंने पहले ही कहा ना, हम डॉक्यूमेंट पे बिलीव नहीं करते। जब डॉक्यूमेंट पे बिलीव नहीं करते, एक्चुअली उस वक्त आपकी नीड होती है ना, तो आप सब कुछ प्रेशर बर्दाश्त भी कर लेते हैं और सारे कॉम्प्रोमाइजेस भी कर लेते हैं। 4 फैमिलीज मिला रही हैं, तो आप कहते हैं कि लूप होल्स की बात करेंगे ना, ठीक है, जब लूप होल्स होती है तो फिर क्या होता है, वहां से एक वायलेशन शुरू हो जाती है ना, फिर डोमिनेंस से शुरू हो जाती है, करते हैं। मैं फिर डिक्टेट करता हूँ, मैं इक्वलिटी फिर तो नहीं हुई ना। सही बात है। लैंडलॉर्ड फिर क्या करता है, डिक्टेट करता है कि भाई मैं इसको दूंगा, इसको नहीं दूंगा, प्रेफरेंस हो गई ना। चलिए, आपने बड़े अच्छे से हमें सारी सूरत हाल बता दी। ये टॉपिक ऐसा है, इसके ऊपर पूरा दिन बात करें फिर भी तशनगी रहेगी। थैंक यू सो मच अदनान साहब, थैंक यू सो मच। तो भाई अपने राइट्स जाने लोग, और आपको अंदाजा होना चाहिए कि जो डॉक्यूमेंट पे लिखा हुआ है आप उसके तहत अगर चलें तो आपको वो 2 साल के अरसे में बगैर किसी वजह के निकाल नहीं सकता। प्लस अगर कोई मेंटेनेंस होनी है तो वो आपसे पैसा वसूल नहीं कर सकता, वो उसकी जिम्मेदारी है। क्योंकि ज़ाहिर डेप्रिसिएशन तो होगी ना, हर चीज़ किराएदार क्यों बर्दाश्त करे। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आज हमने अपने इस सेगमेंट में रखने की कोशिश की ताकि आप जान सकें। और ये जो वकीलों और पुलिस वालों का मसला है वो इसलिए भी है, जैसे कि हमारे साथ वकील थे वो बता रहे थे और सहाफ़ियों का, कि उन्हें अंदाज़ा होता है जी कि कहाँ पे उनके साथ जी एक्सप्लॉयटेशन हो सकती है, तो वो अच्छे से डील कर सकते हैं। अच्छा जी, अब थोड़ा सा तिब के शोबे की बात कर लेते हैं। और तिब के शोबे में आजकल आपको पता है कि बड़ी एडवांसमेंट्स हो रही हैं, दुनिया बड़ी तरक्की कर रही है। और अब हो ये रहा है कि खोपड़ी यानी कि स्कल जिसे कहते हैं, माथे यानी कि फोरहेड और चेहरे की हड्डियां दोबारा बनाना पाकिस्तान में भी मुमकिन है। कराची के एक अस्पताल ने इम्प्लांट के जरिए हड्डी दोबारा बनाने की सलाहियत हासिल कर ली है। क्या है तरीक़ेकार, अनवर खान अपनी रिपोर्ट में मज़ीद बताएंगे। माहिरीन ने इफ्तिताही तकरीब में ब्रीफिंग देते हुए बताया कि 3D प्रिंटेड पीक इम्प्लांट आला कारकर्दगी के हामिल हैं, जो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में हड्डियों की जगह ले सकते हैं। खोपड़ी, जबड़ा और रीढ़ की हड्डी वगैरह के लिए ये इम्प्लांट अपनी मजबूती, हल्के वजन और इंसानी जिस्म के साथ मुताबिकत की वजह से मुनफरिद हैं। वो जगह जैसे स्कल है या फेस है, वहाँ पे आप कहीं और की बोन नहीं लग सकती, उसके लिए आपको जो इम्प्लांट चाहिए वो हम अब 3D प्रिंट करके बिल्कुल उस पेशेंट के हिसाब से कस्टमाइज करके बना के लगा सकते हैं। माहिरीन के मुताबिक ये इम्प्लांट्स इसी मेयार के हैं जो दुनिया में कहीं भी दस्तयाब हैं। इन इम्प्लांट्स में इस्तेमाल होने वाला पीक मवाद FDA से मंजूर शुदा है। ये जो है ये इस तरह की प्लास्टिक है जो कि ये जब जुड़ के बनती है 3D प्रिंटिंग के साथ, तो ये बहुत सख्त और बहुत ही हड्डी जैसी नुमा बन जाती है। अस्पताल ने मुकामी तौर पर इम्प्लांट की तैयारी, महंगी दरामदात पर इंसार को खत्म करके मरीजों के अखराजात को भी नुमाया तौर पर कम करती है। पीक इम्प्लांट जो कि कस्टमाइज है, यानी हर मरीज के लिए मुनफरिद है, वो जो हमने बनाया है 14 मरीजों में हमने अब तक इसको इस्तेमाल किया है
और इन सब मरीज़ों में जो है अब तक कुछ मरीज़ जो हैं उनका तो साल से ऊपर 1.5-2 साल भी होने को आ रहा है, तो सब में बहुत फ़ायदेमंद रहा। 3D प्रिंटेड पीक इम्प्लांट डिज़ाइन को ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ने बाज़ाब्ता तौर पर मंजूर किया है। तिब्बी माहिरीन की जानिब से पीक इम्प्लांटमेंट टेक्नोलॉजी के ऊपर अमल दरामद यकीनी तौर पर मरीजों के लिए इंतहाई अहम साबित होगा। कैमरामैन दिशान मगरूब के साथ अनवर खान, ARY न्यूज़, कराची। तो हम जब तिब के शोबे की बात ही कर रहे हैं तो एक बड़ा मसला है जो हम सबका है और हम सब ने खुद सेल्फ मेडिकेशन पे जी अपने कहते हैं ना एक्सपर्टीज डॉक्टर बन गए हम। हमारे घर में कोई ना कोई एक बड़ा जो होता है वो ऐसा डॉक्टर होता है, हर बात की वो आपको मेडिसिन रेकमेंड कर देता है। सर तो 3-4 तो मैं भी आपको बता सकता हूँ। आप भी बता सकते हैं, हाँ ये भी है, लेकिन एटलीस्ट आप पे मैं ये रिलाई करती हूँ कि आप थोड़ी तहकीक भी करते हैं, आप पूछ लेते हैं, आप डॉक्टर से इन टच रहते हैं। भाई पहले मरहले पे क्या करना है, पेन किलर कब लेनी है, वायरल इन्फेक्शन है तो उसके अंदर एंटीबायोटिक का कोई लेना देना नहीं है क्योंकि वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की सूरत में होती है। अच्छा कौन सी जो एंटीबायोटिक है क्या किस मर्ज के लिए इस्तेमाल होती है, ज़ाहिर है ये हम भी नहीं जान सकते, लेकिन मसला ये है कि कोर्स होता है जी, और अगर आप ज्यादा खा लें तो वो आपके साइड इफेक्ट भी इसके हो सकते हैं। और सदफ एक और चीज़ पता है क्या, अक्सर हमारे लोग हैं पेट के दर्द के लिए आपको पता है एक एंटीबायोटिक मिलती है, उनको पता भी नहीं है कि वो एंटीबायोटिक है, वो नॉर्मल पेट दर्द की दवा समझ के उसको इस्तेमाल करते रहते हैं। नाम में नहीं लूंगा, लेकिन आप समझ जाएंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। मैं आपसे बाद में पूछ लूंगी जी। अच्छा तो अब आपको जरा हम बता दें कि पाकिस्तान में किस हद तक इन दवाओं का इस्तेमाल हो रहा है। पाकिस्तान और भारत ऐसी, चीन भी शामिल कर लेते हैं, ऐसी दवाएं इस्तेमाल करने वाला तीसरा बड़ा मुल्क है चीन, भारत और पाकिस्तान। तीसरे नंबर पे हम, और सालाना 3 लाख अफराद बराह रास्त मौत का शिकार भी हो रहे हैं। तिब्बी माहिरीन कहते हैं जी एंटीबायोटिक दवाओं के खिलाफ मज़ाहमत रखने वाले बैक्टीरिया से दुनिया भर में सालाना 50 लाख अफराद जान से जा रहे हैं। कंसर्निंग थिंग कि आप सोचिए कि आप एंटीबायोटिक ले रहे हैं, 6 दिन का कोर्स कर रहे हैं और अभी भी ये चीज़ें आप फेस करते हैं क्योंकि अब कई जनरेशन आ गई हैं, 2nd जनरेशन 3rd जनरेशन, फिर बड़े स्पेक्ट्रम भी उसके बढ़ गए हैं कि जी काफ़ी सारे मसाइल का हल कर सकती है। लेकिन क्या है कि अगर आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और आप एंटीबायोटिक खा भी रहे हो लेकिन उससे हल ना निकल रहा हो, ये होती है रेजिस्टेंस। इस पर बात कर लेते हैं। डॉक्टर रबिया सईद हमारे साथ मौजूद हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और फैमिली मेडिसिन प्रैक्टिस करती हैं। थैंक यू सो मच रबिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। भाई ये तो आपके भी इल्म में आता होगा कि जो मरीज़ आपके पास आते होंगे वो 2 तरह के एक्सपर्ट्स होते हैं। एक तो गूगल के एक्सपर्ट, वो आपको खुद बताते होंगे कि हमारी अलामात क्या है, और दूसरा ये कि आप खुद यूज़ करके आ रहे होते हैं एंटीबायोटिक्स, सेल्फ मेडिकेशन, और उसमें मेडिकल स्टोर वाले भी उनकी असिस्टेंस करते हैं काफ़ी। तो ये कितना ख़तरनाक है ये रुझान? अच्छा देखिए, एंटीबायोटिक का जो गैर ज़रूरी इस्तेमाल है ये पहले तो एक मसला था, लेकिन अब ये ख़तरनाक हद तक एक सिचुएशन क्रिएट हो रही है। जैसे कि कोविड एक पेंडेमिक था ना, तो मैं तो ये कहूँगी कि जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है ना, ये भी आगे चलकर इतनी पेचीदा सूरत हाल इख्तियार कर रही है और आगे भी मज़ीद करेगी कि जिसको डील करना ना पूरी हेल्थ केयर सिस्टम के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, वो क्या अवामिल हैं कि जिससे ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बढ़ रही हैं? एक तो ये कि जैसे ही कोई भी इन्फेक्शन लाहक होता है, जैसे सिंपल अगर मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ कॉमनली जो वायरल इन्फेक्शंस होते हैं जिसमें ज़्यादातर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस होते हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस, फ्लू वगैरह, तो उसमें लोग खुद ब खुद अपनी तरफ से या अपनी मर्ज़ी से वो दवाएँ इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, एंटीबायोटिक्स। अच्छा, अब इस चीज़ को मज़ीद फैसिलिटेट करने के लिए हमारा हेल्थ केयर सिस्टम के अमूमन क्या होता है कि एंटीबायोटिक्स का एक प्रिस्क्रिप्शन होता है जिसकी बेस पर फार्मासिस्ट को वो एंटीबायोटिक इशू करनी होती है असूलन। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि आप गए, कोई भी आपने सिर्फ कह भी दिया कि आपने ये एंटीबायोटिक, कोई भी नाम XYZ आपने कह दिया और आपको वो दवा मिल जाती है। तो अच्छा, फिर दूसरी बात, जैसे अभी आपने कहा कि एंटीबायोटिक का एक डोज होती है, एक ड्यूरेशन होती है, दिन में 3 मरतबा खानी होती है। अब मरीज़ समझते हैं एक दफ़ा खा ली, मैं बेहतर हो गया, बस अब काफ़ी है। सो अगेन ये सारे जो अवामिल हैं ये आगे रबिया में जिस तरह से वो पेट के दर्द की वो एक एंटीबायोटिक होती है, उसको तो लोग एंटीबायोटिक समझते ही नहीं है, आप बिल्कुल। सो मेरे पास जो अक्सर पेशेंट्स आ रहे होते हैं या तो वो खुद से ही लेकर आ रहे होते हैं या उन्होंने बाहर किसी भी डॉक्टर को या जनरल प्रैक्टिशनर को दिखाए होते हैं और वो भी एंटीबायोटिक उनको बगैर किसी इंडिकेशन के स्टार्ट एक चीज़ ज़रा हमारे नाज़रीन को बताएं, इसका जो इस तरह इस्तेमाल है जो कि रिकमेंडेड नहीं है और एक खाली खानी 3 थी फिर छोड़ दी, या इसका कंटिन्यूस इस्तेमाल, इससे खतरात क्या होते हैं?
देखिए, सबसे पहले तो हम बात करते हैं ख़तरात की, तो ख़तरात को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करें, एक तो शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म। अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो कोई भी एंटीबायोटिक जिसकी ज़रूरत नहीं है या वो इंडिकेटेड नहीं है, तो साइड इफ़ेक्ट्स हर दवा के होते हैं, इसी तरह से एंटीबायोटिक के भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। इसके अलावा एलर्जीज़ होने के चांसेस होते हैं कि कोई एंटीबायोटिक है उससे कोई एलर्जिक रिएक्शन हो गया, तो वो एक रिस्क मौजूद होता है इटसेल्फ। तो चलें, वो तो किसी भी सूरत में भी हो सकता है, लेकिन एक चीज़ जिसके लिए वो इंडिकेटेड नहीं है, आपने एक एडिशनल रिस्क अपने ऊपर ले लिया। फिर तीसरी चीज़ ये कि जो एंटीबायोटिक अगर किसी मर्ज़ के लिए इंडिकेटेड नहीं है और आपने वो ले ली, तो एक चीज़ होती है बैक्टीरिया रेजिस्टेंस डेवलप कर रहा है, यानी बैक्टीरिया, हाँ, बैक्टीरिया अपने अंदर इम्यूनिटी डेवलप करता है और ये बैक्टीरिया का एक नेचुरल प्रोसेस है। रबिया, आपको यहाँ पर रोकेंगे। एक खबर हमारे पास आई है, वो अल्लाह ताला रहम फरमाए, पेशावर, स्वाबी और मलाकंड में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं और इस हवाले से अभी शिद्दत क्या है उस पर भी हम बात करेंगे। ज़ाहिर है मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल बेसिकली एक मेजर होता है, इससे पहले रिक्टर स्केल के ज़रिए मेजर की जाती थी। तो ये मर्दान, हंगू और गिरदनवाह में भी ये ज़लज़ला महसूस किया गया और ज़ाहिर है कि लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से और दुकानों से बाहर निकल आए। चित्राल, बोनेर और गिरदनवाह में भी ये बताया जा रहा है कि ज़लज़ला महसूस किया गया। स्वात के इलाकों के से भी ये चीज़ रिपोर्ट की जा रही है। एबटाबाद का भी हवाला दिया जा रहा है कि ये जो पहाड़ी इलाके हैं उस साइड पर ये ज़लज़ला आया है। अब उसकी शिद्दत क्या है ये अभी थोड़ी देर में इस पे चीज़ें आएंगी। इस्लामाबाद का भी नाम लिया जा रहा है कि जी वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में भी इस हवाले से रिपोर्ट किया गया है कि वहाँ पर भी ये ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। चलिए तो इस पर डिटेल जान लेते हैं। शहजाद आलम हमारे साथ है। शहजाद, बताइएगा, ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं, शिद्दत अभी तक नहीं मालूम, आपके पास क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, इस तरह है कि अब से कुछ देर कबल मुंगवर शहर समेत ज़िला सवात और मलाकंड डिवीज़न के मुख्तलिफ अजला चतराल, गुनेर, मलाकंड, मलादिल, लोअर आपर और उसमें ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। ज़लज़ले का दौरानिया तकरीबन 15 सेकंड था और ये काफ़ी 3 दफ़ा झटके महसूस किए गए, जिसके बाद जो मुकामी लोग हैं वो घरों और दुकानों से बाहर निकले, जबकि स्कूलों से बच्चे भी बाहर निकल आए और उनमें काफ़ी खौफ व हैरत पाया जा रहा था। अभी तक शिद्दत के बारे में तो बताया नहीं जा सकता, मालूम नहीं हुआ, लेकिन ज़लज़ले के झटके काफ़ी शदीद थे, जिसकी वजह से लोगों में काफ़ी खौफ व हैरत पाया जा रहा है। तो ये अभी भी महसूस किए जा रहे हैं या ये कुछ देर पहले महसूस किए गए? कितना ड्यूरेशन अंदाजन हो सकता है? 10:16 पर जो झटके महसूस किए गए उसका दौरानिया तकरीबन 15 से 20 सेकंड के दौरान था और ये काफ़ी शदीद झटके थे, जिसकी वजह से लोग इस वक्त भी अपने घरों और दुकानों से बाहर खड़े और उनमें काफ़ी अल्लाह ताला रहम फरमाए। जी शहजाद, आपने हमें सूरत हाल से आगाह किया। अदनान तारिक पेशावर की सूरत हाल से हमें ज़रा आगाह करेंगे। अदनान, पेशावर में सब खैर रही? जी बिल्कुल, पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में जो है ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। कुछ देर पहले जो है ज़ोरदार ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। पेशावर शहर और उसके गिरदोनवाह में जो है ज़लज़ले के झटकों के बाद लोग घरों से बाहर आ गए। कलमा तैयबा का विर्द करते हुए जो है बाज़ारों और शाहराओं में लोग जो है खड़े हो गए हैं और तेज़ ट्रैफिक जो थी वो भी थम गई थी। शदीद ज़लज़ले के झटके थे, न सिर्फ पेशावर बल्कि पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के कबायली अजला तक जो है ज़लज़ले के झटके जो है वो महसूस किए गए। पेशावर, नौशहरा, मर्दान, चारसद्दा और मालाकंड रीजन तक जो है ज़लज़ले के झटके जो है वो महसूस किए गए हैं। जी ऑलराइट जी, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। इससे पहले हमारे साथ शहजाद आलम थे, आप दोनों का शुक्रिया और हम दुआ गो हैं सब साथ खैरियत से रहें और इस हवाले से जो अपडेट्स होंगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। रबिया हमारे साथ मौजूद हैं, रबिया सईद, और ख़ास तौर पे हम बात करें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के हवाले से। रबिया, एक चीज़ ये है कि ये जो एंटीबायोटिक्स होती हैं इनकी जनरेशंस भी होती हैं डिफरेंट, या और इसका क्या फ़र्क पड़ता है किसी मेडिकेशन पे, या ऐसा हो सकता है एक जो मर्ज़ हो उसके लिए मुख्तलिफ एंटीबायोटिक्स यूज़ की जा सकती हैं? जी बिल्कुल। अच्छा जी, जहाँ पर हम बात करते हैं ना यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक की, तो बेसिकली यूज़ सिर्फ काफ़ी नहीं होता, अप्रोप्रिएट यूज़ काफ़ी होता है। अब अप्रोप्रिएट यूज़ ज़रूरी होता है। इसमें यह कि कौन सा मर्ज़ के लिए कौन सी दवाई की ज़रूरत है। अक्सर लोग आ रहे होते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस के लिए, वो दवाइयाँ यूज़ कर रहे होते हैं, एंटीबायोटिक यूज़ कर रहे होते हैं जो उसके लिए कारआमद है ही नहीं। तो ये उनका एक तो गैर ज़रूरी इस्तेमाल की तो हमने बात की, और एक हमने बात की इनअप्रोप्रिएट, यानी वो इंडिकेशन जिसके लिए ज़रूरत ही नहीं है, आप वो दवाई अब तो एक छतरी आ रही है ना ब्रॉड स्पेक्ट्रम की, ब्रॉड स्पेक्ट्रम। तो अब वो ये जो अप्रोच है ना कि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक ये दे दें तो ये सारे इन्फेक्शन को कवर कर लेगी। अगेन ये भी एक बहुत गलत तरीका है
बिल्कुल मिथ है और एक गलत अप्रोच है जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को कंट्रीब्यूट कर रही है। अच्छा, तो कोई कानून है वैसे इसके खिलाफ, इस तरह देखिए ओवर द काउंटर मिलने के रेगुलेशंस भी मौजूद हैं बिल्कुल, और वर्ल्ड वाइड रेगुलेशंस भी मौजूद हैं, और ज़ाहिर है हर कंट्री की अपनी रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं जो कि ये इंश्योर करती हैं कि एंटीबायोटिक का इस्तेमाल ज़िम्मेदारी से किया जाए। और इसी चीज़ को नज़र में रखते हुए एंटीबायोटिक स्टीवर्डशिप प्रोग्राम्स हैं जिनको बनाया गया है, और ये हर जगह वर्ल्ड वाइड और हर कंट्री में ये इम्प्लीमेंटेड है। अच्छा, हमारे यहाँ ऐसा होता है कि कुछ हॉस्पिटल्स तो इसको फॉलो कर रहे होते हैं, लेकिन इसके जो है वो बड़े स्केल पे इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है, और उसमें ना सिर्फ ये कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स इस बात को इंश्योर करें कि भाई वो ज़िम्मेदारी से एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करें, बल्कि कम्युनिटी लेवल पे भी लोगों में अवेयरनेस पैदा करने की ज़रूरत है। सिस्टम में ऐसी चेंजेस लाने की ज़रूरत है, जैसे फार्मेसी लेवल पे आपने डिस्पेंसिंग के वक्त ये ख्याल रखना है कि सिर्फ उन्हीं को एंटीबायोटिक आप डिस्पेंस करें जिनके पास एक वैलिड प्रिस्क्रिप्शन मौजूद है फ्रॉम अ क्वालिफाइड। एक चीज़ मुझे ये बताइएगा कि समटाइम्स मिसाल के तौर पर कई जगह पे ये होता है कि डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब करते हैं, वो कहते हैं जी आपने 250 mg फलाना एंटीबायोटिक लेनी सुबह शाम। कई जगह डॉक्टर्स ये कहते हैं कि जी, या आप मेडिकल स्टोर पे गए उनके पास वो अवेलेबल नहीं है, उन्होंने कहा जी आप 500 mg की ले लें और आप एक ही टाइम पे यूज़ कर लें, इससे कोई फ़र्क पड़ता है? अच्छा देखिए, ये मुख्तलिफ डोजिंग इंडिकेशंस होती हैं जो कि वेरी कर रही होती हैं एक एंटीबायोटिक से दूसरे एंटीबायोटिक के हिसाब से। तो एंटीबायोटिक की अमूमन एक फिक्स डोज होती है, जैसे एडल्ट डोजिंग जिसको हम कहते हैं, और इसके साथ नॉट मोर देन दिस। हाँ, मतलब ये दिस इज़ द रूटीन डोज के जिस पे ये देनी होती है। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जैसे कि अगर कोई किडनी प्रॉब्लम का शिकार है तो फिर उसमें रीनल एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत होती है, तो वही डोज जो एक नॉर्मल पेशेंट को हम दे सकते हैं वो फिर रीनल डोज एडजस्टमेंट के बाद ऐसे पेशेंट्स में देनी होती है जिनको ऑलरेडी कोई और बीमारी है। हैव यू एवर सीन अ पेशेंट जिसके अंदर ये रेजिस्टेंस डेवलप हुई हो अब तक? बहुत। और उसका इलाज क्या मज़ीद एग्जांपल बताऊं, आप टाइफॉइड की एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है। आजकल आप लोगों ने भी यकीनन सुना होगा, और ऐसे हम लोग रोज़ाना की बेसिस पे हम ऐसे पेशेंट्स देख रहे होते हैं कि जो टाइफॉइड जिस एंटीबायोटिक से पहले सेंसिटिव था या जिससे रिस्पॉन्स करता था टाइफॉइड का जरासीम, अब वक्त गुजरने के साथ साथ रेजिस्टेंट टाइफॉइड पैदा हो रहे हैं, जिसको हम XDR टाइफॉइड या मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टाइफॉइड कहते हैं। तो वो एंटीबायोटिक जो कि पहले आज से 5-6 साल पहले टाइफॉइड को कवर करती थी, अब वो उस पर काम नहीं कर रही है। और अब मैं आपको बताऊं कि XDR टाइफॉइड को सिर्फ 2 एंटीबायोटिक्स रह गई हैं जो कि XDR टाइफॉइड से रेजिस्टेंस है, और उसमें सिर्फ एक है जो कि मुंह से खाने वाली एंटीबायोटिक है, ओरल एक जो है वो IV एंटीबायोटिक है, और वो अमूमन हम रिजर्व करके रखते थे बहुत सिवियर और कॉम्प्लिकेटेड इन्फेक्शंस के लिए। अमूमन वो मेनिंजाइटिस के इन्फेक्शन के लिए यूज़ होती थी, लेकिन अब मजबूरन क्योंकि जो XDR टाइफॉइड है वो किसी और एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट नहीं, सेंसिटिव नहीं है, तो फिर वो एंटीबायोटिक को यूज़ करना पड़ रहा है। अच्छा, ब्रीफली एक लास्ट चीज़ बता दीजिए, एंटी एलर्जी और एंटीबायोटिक नॉट द सेम थिंग? नॉट द सेम थिंग, दे आर टोटली डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ मेडिकेशंस। एंटी एलर्जिक एलर्जी कंट्रोल करने के लिए होती है, और एंटीबायोटिक एंड इट इज सेफर टू यूज एंटी एलर्जी। सो इट डिपेंड्स अगेन ऑन द इंडिकेशन। अमूमन इन्फेक्शन में एंटी एलर्जिक का रोल नहीं होता, एंटी एलर्जिक का रोल होता है एस्मा में, या कोई एलर्जिक कंडीशंस आपको होती हैं तो उसके हिसाब से होता है। तो मैं अपने व्यूअर्स को आपके प्रोग्राम से ये मैसेज देना चाहूँगी कि कोई भी आप सेल्फ मेडिकेशन को आप अवॉइड करें, चाहे वो एंटी एलर्जिक हो या चाहे वो एंटीबायोटिक हो। गो टू अ क्वालिफाइड डॉक्टर और प्रॉपर इंडिकेशन के बाद विद प्रॉपर डोजिंग आप इस्तेमाल करें, और अगर ज़रूरत नहीं है तो ना इस्तेमाल करें। वायरल इन्फेक्शन और सेल्फ लिमिटिंग इन्फेक्शंस, और उसके अंदर जो जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी इन्फेक्शन भी तो आ जाते हैं वायरल के साथ, बिल्कुल तो आ जाते हैं। लेकिन मैंने आपसे पूछा था कि जनरेशंस का क्या फ़र्क होता है किसी एंटीबायोटिक? देखिए, उसमें जो आपने प्राइमरी और सेकेंडरी की बात की ना, और वायरल में भी, अच्छा अमूमन क्या होता है कि जब डिजीज़ की इनिशियल प्रेजेंटेशन आती है ना, तो शुरू में क्लिनिकली अनलेस आप टेस्ट कर लें वो एक अलग बात होती है, लेकिन क्लिनिकली उसको कभी कभी डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। सो उस केस में अगर आपको आपके डॉक्टर को इनिशियली लग रहा है कि इट्स अ वायरल प्रेजेंटेशन और एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं है, तो वो बिल्कुल ठीक है। आप ये कर सकते हैं कि आप क्लोज फॉलोअप रख सकते हैं अपने डॉक्टर का, और आपके डॉक्टर आपको ये बता सकते हैं कि भाई अगर आपको सिवियरिटी हो या कॉम्प्लिकेशंस कुछ बढ़ रही हो या ये चीज़ें हो रही हो जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन की तरफ फेवर कर रही हो, तो फिर आप एंटीबायोटिक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई थिंक एजुकेशन ऑफ पीपल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, थैंक यू सो मच रबिया सईद, आप तशरीफ लाई और आपने एक्सप्लेन किया। आई एम श्योर
कि मेरे अजीज़ हमवतनों, आपका कोई ना कोई फ़ायदा हुआ होगा और ये मेडिकल स्टोर वाले भी इस पर तवज्जो दें। लेजिस्लेशंस बहुत हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है, क्योंकि आज भी आप घर से निकलें, एक 10 साल बच्चे को भेजें कि जाओ जाके ये एंटीबायोटिक्स ले आओ, तो वो खुद करके जाएगा। डॉक्टर से रिकमेंडेशन लें, उसके बाद इस्तेमाल करें। ब्रेक ले दें, ब्रेक के बाद वापस। वेलकम बैक वंस अगेन। और ज़रा हम कराची में जी बहुत सारी हैपनिंग्स हो रही होती हैं, बहुत सारे एक्सपो सेंटर में हम देख रहे होते हैं, बहुत सारी नुमाइश हो रही होती है। इस वक्त कराची में दिफाई नुमाइश जारी है, आइडियाज़ नुमाइश जारी है और 4 रोज़ा ये दिफाई नुमाइश है। जी अभी ये बल्कि शुरू होगी 19 से 22 नवंबर 19 से 22 नवंबर अभी होनी है, तैयारियां एक्चुअली जारी हैं। हम जो देख रहे हैं बाकायदा तौर पे तमाम तरह इंतजाम किए गए हैं और बड़ी ज़बरदस्त होती है और हम देखते हैं बड़ा लोग इसमें इंटरेस्ट भी लेते हैं। तो हमारे नुमाइंदे नज़ीर शाह इस हवाले से हमें बता रिपोर्ट एक कर रहे हैं, रिपोर्ट उन्होंने मुरतब की, आपको ज़रा दिखाते हैं कि इस नुमाइश में है क्या क्या। दिफाई नुमाइश आइडियाज खित्ते की सबसे बड़ी दिफाई नुमाइशों में से एक है, जहां दुनिया भर के नुमाइश करनेदगान अपनी मसनूआत और दिफाई साजो सामान पेश करते हैं। शहर कायद में होने वाली बड़ी नुमाइश के लिए क्या क्या तैयारियां की जा रही हैं, आइए आपको दिखाते हैं। कराची एक्सपो सेंटर में 12वें आइडियाज नुमाइश की इनेकाद की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई। 19 से 22 नवंबर को आलमी सतह की ये 4 रोजा नुमाइश दुनिया के कई ममालिक की तवज्जो हासिल करेगी। दिफाई नुमाइश में इफ्तिताही तकरीब समेत मुतादिद सरगर्मियां शामिल हैं। नुमाइश में मुल्की और गैर मुल्की मौजूदीन के लिए दिफाई सनतों से मुतल्लिक मौज़ूआत पर बैनुल-अक़वामी सेमिनार्स का इनेकाद किया जाएगा, जिसके लिए सिक्योरिटी के सख्त इक़दाम किए गए हैं। इसमें मुख्तलिफ जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ और जो बाकी एजेंसीज़ हैं उनके कोऑपरेशंस के साथ हमने मुख्तलिफ जो है वो मॉक एक्सरसाइजेस की हैं और जो सिक्योरिटी प्लान है उसको तरतीब दिया गया है। ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रीडिंग कैमरा जो है वो लगाए जा रहे हैं, स्पेशल कंट्रोल रूम क्रिएट किए जा रहे हैं। इसके अलावा तमाम रूट्स को बीडी से क्लियर करवाया जाएगा और जितने भी वीआईपीज़ जहाँ पे आएंगे उनको एज़ पर ब्लू बुक और जो प्रोटोकॉल है वो प्रोटेक्शन दी जाएगी और उनकी क्लियरेंस दी जाएगी। दिफाई नुमाइश के लिए जहां सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं, वहीं एक्सपो सेंटर के एतराफ और शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में अस्तरकारी और ब्यूटिफिकेशन का काम भी जारी है। नुमाइश के आखिरी रोज शहरियों के लिए साहिल समुंदर पर खूबसूरत अंदाज में एयर शो का इनेकाद भी किया जाएगा, जहां पाकिस्तान के दलेर और जांबाज पायलट अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा करेंगे। आइडियाज नुमाइश दिफाई इंडस्ट्री में नई टेक्नोलॉजीज और सलाहियतों के इजहार का एक मुमताज और मुस्तहकम प्लेटफॉर्म बन चुका है, जिसे दुनिया भर के दिफाई माहिरीन और मुबस्सिरीन की जानिब से पजीराई मिलती है। कैमरामैन ज़ीशान मरगूब के साथ नज़ीर शाह, ARY न्यूज़, कराची। वी आर वेरी एक्साइटेड कि ये माशाल्लाह से ये इवेंट होने जा रहा है। इस पर बात कर लेते हैं। एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड एजाज महमूद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो यहाँ का नज़्म नस्क और सारे मामलात को देख भी रहे हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। तैयारियां कहाँ तक पहुँची हैं? हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें तो कंटेनर्स के अक़ब में कुछ नज़र नहीं आ रहा होता था, तो नज़ीर शाह ने थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया। आप हमें फर्दर बताइएगा कि पिछली नुमाइश की निस्बत इसमें हमें क्या क्या देखने को मिल सकता है। देखिए जी, ये पहले तो मैं आपको इसका फॉर्मेट बता दूं कि ये ग्लोबल लेवल पे जो चंद बड़ी एक्सपोज होती हैं डिफेंस इक्विपमेंट की, ये उसमें से एक बड़ी एग्जीबिशन है और ये हर 2 साल बाद होती है। ये इस दफ़ा इसका 12th एडिशन है। डिफेंस एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन या डेपू जो है, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन का एक अदारा है, वो इसको एंकर करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं और उनके बिहाफ पे बदर एक्सपो सोल्यूशन जो एक इवेंट मैनेजमेंट पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी है, वो इसको जो है ऑर्गेनाइज इसको कंडक्ट करती है। ये इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इसका सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस तो ये है कि ये मेगा इवेंट जो है वो हमारी डिफेंस इंडस्ट्री, गवर्नमेंट सेक्टर की और प्राइवेट सेक्टर की, उसका पोटेंशियल जो है उसको हम शोकेस करते हैं दुनिया के सामने। जैसे जो पिछली आइडियाज हुई 2022 की, उसमें 537 जो है कंपनीज ने पार्टिसिपेट किया और 38 मुल्कों की रिप्रेजेंटेशन थी उसमें। क्या बात है। और उसमें इसी तरह इस साल जो है
हम तवक्को कर रहे हैं, जो रजिस्ट्रेशन हुई हैं, ये नंबर्स जो हैं उससे कहीं ज़्यादा होंगे। दूसरा जो सबसे बड़ा पहलू ये है कि पाकिस्तान की जो डिफेंस प्रोडक्शन इंडस्ट्री है वो एयर, लैंड और सी की एप्लीकेशंस के हिसाब से हम तमाम तरह की चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं। वो फाइटर जहाज़ हो, ट्रेनर जहाज़ हो, वो जो है सी के ऊपर जो है मुख्तलिफ साइज की जो क्राफ्ट है। अच्छा एजाज साहब, आप इसी वेपन्स की बात कर रहे हैं क्योंकि अब बड़ा डिफरेंट टाइम है, अब टेक्नोलॉजी का बड़ा इस्तेमाल हो रहा है, पायलट लेस जो है वो जहाज़ होते हैं, तो यहाँ पे इसमें भी कुछ हम ऐसी टेक्नोलॉजी का भी देखेंगे कि इनोवेटिव आइडियाज़ होंगे यहाँ पर भी? जी, ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जी अपनी रिसर्च और डेवलपमेंट कैपेबिलिटी को दिखाने का। हमारी जो डिफेंस रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और इसके अलावा जो हम लोग ऐसे सॉफ्टवेयर की इंटीग्रेशन करते हैं मैनुअल इक्विपमेंट को ट्रांसफॉर्म करने में इंडिजिनसली, वो भी हमारी एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है और उसकी बहुत बड़ी मार्केट है। इसलिए ये कहना बिल्कुल जो है बजा होगा कि ये सिर्फ कन्वेंशनल जो है हार्डवेयर, कटिंग एज टेक्नोलॉजीज को भी हम यहाँ मुतारिफ करवाते हैं। एजाज साहब, एक और चीज़ भी है कि ये ज़रा फरमाइएगा कि पहले तो आपको पता है कि एक ज़माना था जब 23 मार्च की जब यौम पाकिस्तान की परेड होती थी, तब भी हम देखते थे कि हमारे पास क्या क्या सोफिस्टिकेटेड वेपनरी है और दुनिया की नज़रें भी होती थी। अब ये जो आइडियाज़ है ये दुनिया को भी बताने का एक तरीका है कि हमारे पास क्या कुछ है। इसमें आपने हालिया वॉरफेयर्स जो देखे होंगे, ख़ासतौर पर यूक्रेन रशिया का जो चल रहा है या इसके अलावा बाकी, उसमें ड्रोन्स का, UAVs का, इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो पाकिस्तान का फोकस, मैंने लास्ट टाइम आइडियाज़ की नुमाइश में गया था 2 साल पहले जो हुई थी, उस वक्त भी हम काफ़ी इस ड्रोन टेक्नोलॉजी पे काफ़ी काम कर रहे हैं, सर्वेलेंस व्हीकल्स पे, बाकी सब पे। और मज़ीद इसमें क्या हमने अभी तक जिद्दत हासिल की है? जी देखिए, पिछली दफ़ा के जो अगर आपने ड्रोन टेक्नोलॉजी और उसके डिस्प्लेस देखे होंगे तो अब उसमें काफ़ी तेज़ी से उसमें हमारी कैपेबिलिटी इन्हांस हुई है। पहले हम छोटे ड्रोन्स थे और उनका पे लोड भी कम होता था। अब जो, और वो मोस्टली जो है वो सर्वेलेंस के रोल में इस्तेमाल होते थे। अब जो ड्रोन्स हैं वो उसकी सिविल और मिलिट्री एप्लीकेशंस दोनों हैं, और इसमें बड़े पे लोड वाले जो हैं ड्रोन्स वो भी यहाँ हम फैब्रिकेट कर रहे हैं। और ऐसे भी हैं जो ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए और दूसरे सिविल एप्लीकेशन के लिए भी इस्तेमाल होंगे। तो ये यकीनन आपको इस दफ़ा जब आप इंशाल्लाह वहाँ जाएंगे तो आप खुद विटनेस करेंगे कि इसमें हम हर रोज जो इनोवेशंस कर रहे हैं। जी, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट जी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। और एजाज महमूद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। ये कह रहे थे इस बार मजीद जो है ममालिक के रिप्रेजेंटेटिव आएंगे, तो ये एक बड़ा एक इवेंट होने जा रहा है जिसमें आप लोग भी जाके काम नहीं, आप सोचें पूरे पाकिस्तान से वेपनरी टेक्नोलॉजी सबको लेके यहाँ पर आना और दुनिया के सामने बेहतरीन अंदाज में पेश करना। हैट्स ऑफ टू देम। चलिए ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जल्दी से आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। शहर कराची में जो एक बड़ा मसला है वो मनशियात का भी हम देख रहे हैं, बढ़ता हुआ इस्तेमाल है। और पिछले दिनों तो आपको हमने ये भी बताया कि बाकायदा अब इसकी ना सिर्फ ऑनलाइन सप्लाई होती है, बच्चों का इस्तेमाल भी हो रहा है इसे सप्लाई करने के लिए, और तो स्कूल्स में, कॉलेजेस में, कॉलेजेस में। तो अब इसके खिलाफ एक ग्रैंड ऑपरेशन हुकूमत शुरू कर रही है। एक अरसे से वैसे कर रहे हैं। शर्जील नाम मेमन साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, वजीर इत्तलात भी हैं और इस मिनिस्ट्री को भी देख रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब से वो आए हैं, ये मिनिस्ट्री उन्होंने संभाली है, तो हम अक्सर देख रहे होते हैं कि बड़े पैमाने पर कार्रवाइयाँ हो रही हैं। तो शर्जील साहब, काफ़ी आज से फिर से हम देख रहे हैं कि एक क्रैकडाउन हो रहा है, तो इसके इस बार टारगेट्स क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, शुक्रिया और थैंक यू वेरी मच कि आपने इतने अहम टॉपिक को जो है आज अपने मौजू में लेके आए हैं। देखिए जी, मंशियात पूरे पाकिस्तान में और जगह जगह जो है बहुत बुरे तरीके से फैली हुई है और इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की मंशियात हैं। हीरोइन है, चर्स है, कोकेन है, जो कि कोकेन अनफॉर्चुनेटली जो आपका जो यहाँ पे एलीट क्लास है वो इसमें ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व है। लेकिन जो सबसे ख़तरनाक इसमें है वो है क्रिस्टल मेथ। वो जो है उससे इंसान के जो है ज़हनी सोचने की जो ताकत है वो ख़त्म हो जाती है
उसको अच्छे बुरे का बिल्कुल पता नहीं चलता, फिर कुछ लोग उसमें जो है ज़ॉम्बीज़ की तरह जो है वो रिएक्ट करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज पूरे पाकिस्तान के लिए है। तो महकमा एक्साइज नारकोटिक्स जो है उसमें अब बहुत तेजी से जो है वो काम हो रहा है, क्योंकि प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब सदर बने थे तो उन्होंने पहले भी सीएम हाउस में एक मीटिंग करके इसमें एक ऑर्डर्स दिए थे अक्रॉस पाकिस्तान के जी इस पे एक्शन हो। तो उस हिसाब से उसको बहुत तेजी से लेकर चल रही है। और शर्जील साहब, फिर हम ये समझे जो हमें जगह जगह एक तो मनीषियात फरोशों के खिलाफ भी एक्शन हो रहा है, दूसरे जो हमें लोग मनीषियात के आदी जो अफराद हैं, चाहे वो लियारी एक्सप्रेस वे पे देख लें, गोलीमार में देख लें, शेर शाह, मुख्तलिफ जगहों पे नजर आते हैं। तो फिर अब हमें कुछ दिनों बाद नहीं दिखाई देंगे, ऑपरेशन इस तरह का क्लीन अप ऑपरेशन होने वाला है? देखिए जी, मैं आपको एग्जैक्टली ये नहीं कह सकता कि आपको कहीं भी कोई मंशा तो लोग नजर यूज करने नहीं आएंगे, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि हुकूमत सिंध की जो कमिटमेंट है और हुकूमत सिंध जो है उसका विजन वेरी मच क्लियर कि इनके खिलाफ सख्त एक्शन होगा। अब जो आप रोडों पे सड़कों पे बात करें, वो जो ज्यादातर जो हीरोइन यूज करते हैं लोग वो होते हैं, उनको हुकूमत अरेस्ट इसलिए नहीं करती कि जब उनको अगर आप हीरोइन यूज करने वाले को अरेस्ट करके थाने में लेके जाते हैं तो वो एक अलग एक किस्म का उनका एक वो चीज होती है कि जी वो उस जरिए उनको ना मिलने की वजह से भी उनकी काफी लोगों की डेथ होती है। तो फिर इसके लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं। इस वक्त हुकूमत सिंध की तरफ से सिंध में कुछ रिहेबिलिटेशन सेंटर्स काम कर रहे हैं और उसमें 100% कैपेसिटी पे रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में लोग हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस वक्त भी बहुत बड़ी तादाद में वॉलंटियर लोग हैं जो कि रिहेबिलिटेशन सेंटर में जाना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि वहाँ की रिहेबिलिटेशन सेंटर्स की कैपेसिटी इतनी नहीं है, तो उसमें प्राइवेट सेक्टर भी काम कर रहा है। हम भी अब शुरू करने जा रहे हैं कि हम कुछ चलें। वी विश यू द बेस्ट शर्जील साहब, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में पब्लिक सेक्टर को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए, गवर्नमेंट भी अपना रोल प्ले करे। इंशाअल्लाह सूरत हाल काफ़ी बेहतर हो सकती है। तो शर्जील मेमन साहब, आपका बहुत शुक्रिया, वज़ीर इत्तलात सिंध हमारे साथ मौजूद थे। चलें जी, तो हमने आज कोशिश भरपूर की कि आपको जितनी मालूमात मुख्तलिफ टॉपिक से रिलेटेड है वो फराहम करने की कोशिश करें। ज़रूर आपने इन चीज़ों को देखना है, हर चीज़ के लिए कहते हैं ना, जितनी इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी आप बेटर डिसीजन ले दूसरा एट टाइम्स आपको मालूमात पहुँचाते हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो चलें जी, प्रोग्राम से फिलहाल शाद रहिए, आबाद रहिए, खुश रहिए, अल्लाह हाफ़िज़।